गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। दोबारा से आपका स्वागत है बड़ी सोच का बड़ा जादू का ऑडियो वर्जन में। पार्ट नंबर 5, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। सफलता हासिल करने का ये एक मूलभूत नियम है। हम इसे अपने दिमाग में बिठा लें और इसे हमेशा याद रखें। ये नियम है, सफलता दूसरे लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच एकमात्र बाधा दूसरों का सहयोग है। इसे इस तरीके से देखें, किसी अफसर को अपने आदेशों के पालन के लिए कर्मचारियों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर वे उसके आदेश नहीं मानेंगे तो कंपनी का प्रेसिडेंट उस अफसर को नौकरी से निकाल देगा, जबकि कर्मचारियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सेल्समैन को अपना सामान बेचने के लिए ग्राहकों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर ग्राहक उसका सामान न खरीदे तो सेल्समैन असफल हो जाएगा। इसी तरह कॉलेज का डीन भी अपने शैक्षणिक कार्यक्रम में सहयोग के लिए अपने प्रोफेसरों पर निर्भर होता है। एक राजनेता अपने चुनाव के लिए मतदाताओं पर निर्भर होता है। एक लेखक अपनी किताबों की बिक्री के लिए पाठकों पर निर्भर होता है। कोई चेन स्टोर मालिक सिर्फ इसलिए चेन स्टोर मालिक बना क्योंकि कर्मचारियों ने उसे लीडर माना और ग्राहकों ने उसकी व्यावसायिक योजना को पसंद किया। इतिहास में ऐसे भी समय रहे हैं जब किसी आदमी ने केवल अपनी ताकत के दम पर सत्ता हासिल की है। उस दौर में या तो आदमी लीडर के साथ सहयोग करता था या फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। परंतु ये जान ले कि आजकल या तो कोई आदमी आपको इच्छा से सहयोग देगा या फिर आपको बिल्कुल भी सहयोग नहीं देगा। अब आप ये पूछ सकते हैं, चलिए यह मान लिया कि मैं जो सफलता चाहता हूं उसे हासिल करने के लिए मुझे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु मैं किस तरह इन लोगों को प्रेरित करूं कि वे मुझे सहयोग दें और मुझे लीडर माने। इसका जवाब एक छोटे से वाक्य में दिया जा सकता है, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। जब आप लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपको पसंद करेंगे और आपको सहयोग भी देंगे। यह अध्याय बताता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। दिन में हजारों बार इस तरह का दृश्य घटित होता है। किसी कमेटी या समूह की बैठक चल रही है। इसका लक्ष्य है किसी प्रमोशन, नई नौकरी, क्लब की सदस्यता, सम्मान के लिए नामों पर विचार। जैसे कंपनी के नए प्रेसिडेंट, नए सुपरवाइजर, नए सेल्स मैनेजर के लिए समूह के सामने एक नाम रखा जाता है। चेयरमैन पूछता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। इसके बाद वहां बैठे सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं। कई नामों के बारे में ये राय सकारात्मक होती है, जैसे ये बढ़िया आदमी है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसका तकनीकी ज्ञान भी अच्छा है। मिस्टर एफ ये मिलनसार है, खुशमिजाज आदमी, मुझे यकीन है ये आदमी हमारे ऑफिस में ठीक तरह से फिट हो जाएगा। कई नामों पर विचार करते समय हम नकारात्मक वक्तव्य सुन सकते हैं। मुझे लगता है हमें इस आदमी के बारे में अच्छी तरह खोजबीन करनी चाहिए, उसकी लोगों से पटरी नहीं बैठ पाती। मैं जानता हूं उसका शैक्षणिक और तकनीकी ज्ञान अच्छा है, मुझे उसकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, परंतु फिर भी मुझे इस बात की चिंता होती है कि वह हमारी कंपनी में किस तरह फिट होगा। लोग बाग ना तो उसे पसंद करते हैं ना ही उसकी इज्जत करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 10 में से 9 बार पसंद किए जाने की बात सबसे पहले कही जाती है और ज्यादातर मामलों में पसंद किए जाने के तत्व को तकनीकी योग्यता से ज्यादा महत्व दिया जाता है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के चयन में भी यही सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरे खुद के एकेडमिक अनुभव से मैं जानता हूं नए फैकल्टी मेंबर के लिए नामों पर किस तरह विचार किया जाता है। जब भी नाम आता है समूह उस पर इस तरह विचार करता है, क्या यह फिट हो पाएगा, क्या छात्र उसे पसंद करेंगे, क्या वो स्टाफ के दूसरे लोगों को साथ लेकर चल सकेगा। गलत, अन अकेडमिक नहीं। अगर किसी आदमी को पसंद नहीं किया जाता हो तो वो अपने छात्रों को प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ा सकता। इस बात को ठीक से समझ लें, किसी आदमी को ऊपर की तरफ खींचा नहीं जाता, इसके बजाय उसे बस सहारा दिया जाता है। आज के दौर में किसी के पास इतनी फुर्सत या इतना धीरज नहीं है कि वह किसी दूसरे को नौकरी की सीढ़ी पर ऊपर खींचे। किसी व्यक्ति को इसलिए चुना जाता है क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से ऊंचा नजर आता है। हमें ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सहारा तब दिया जाता है जब लोगों को यह लगता है वे हमें पसंद करते हैं। आप जब भी एक दोस्त बनाते हैं वो आपको 1 इंच ऊपर पहुंचा देता है, और चूंकि आप पसंद किए जाते हैं इसलिए ऊपर उठाते समय सामने वाले को वजन भी नहीं लगता। सफल लोगों के पास लोकप्रिय बनने की योजना होती है कि आपके पास है। जो लोग चोटी पर पहुंचते हैं वे इस बारे में ज्यादा नहीं बताते कि लोगों के बारे में अच्छा सोचने की उनकी तकनीकें क्या हैं, परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत से महान लोगों के पास लोगों को प्रभावित करने की एक स्पष्ट, निर्धारित, यहाँ तक कि लिखित योजना भी होती है। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन का उदाहरण लें। प्रेसिडेंट बनने के बहुत पहले लिंडन जॉनसन ने सफलता का अपना 10 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया था। इतिहास गवाह है वे इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारते थे
और वे सूत्र है, पहला, नाम याद रखने की आदत डालें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सामने वालों को यह लग सकता है कि आपकी उनमें रुचि नहीं है। दूसरा, ये ऐसे आरामदेह व्यक्ति बनिए जिससे आपके साथ होने पर कोई तनाव में ना रहे। मजाकिया अनुभवी टाइप के आदमी बनिए। तीसरा, अपने दिमाग को ठंडा रखने की आदत डालिए ताकि कठिन परिस्थितियों आपको उत्तेजित या परेशान ना करे। चौथा, बड़बोले मत बनिए, सामने वालों को यह एहसास ना होने दे कि आप खुद को सर्वज्ञानी समझते हैं। पांचवा, दिलचस्प बनने की आदत डालिए ताकि लोग आपके आसपास रहना चाहें। छठा, अपने व्यक्तित्व से चुभने वाले तत्वों को बाहर निकाल फेंकिए। सातवां, सच्ची धार्मिक भावना से हर गलतफहमी दूर करने की पूरी कोशिश करें, अपनी शिकायतों को नाली में न बहा दें। आठवां, लोगों को पसंद करने का अभ्यास करें और कुछ समय बाद आप सचमुच उन्हें पसंद करने लगेंगे। नौवां, किसी की उपलब्धियां या सफलता पर बधाई देने का कोई मौका मत गंवाइए, ना ही दुख या निराशा में संवेदना जताने का अवसर खोइए। 10वां, लोगों को आध्यात्मिक शक्ति दीजिए और वे आपको पसंद करने लगेंगे। इन 10 आसान परंतु बेहद प्रभावी लोगों को पसंद करने के नियमों की वजह से प्रेसिडेंट जॉनसन को उनके मतदाताओं ने संसद ने पसंद किया। इस 10 नियम को जीवन में उतारने से प्रेसिडेंट जॉनसन को सहारा देकर ऊपर पहुंचाना ज्यादा आसान हो गया। इन नियमों को एक बार फिर से पढ़िए, ध्यान दें, यहाँ बदला लेने की बात नहीं कही गई है। यहाँ यह भी नहीं कहा गया है कि गलतफहमी दूर करने के लिए आप सामने वाले की पहल का इंतजार करें। यहाँ पर इस तरह का विचार भी नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ और बाकी सब लोग मूर्ख हैं। चाहे वे बिजनेस में हो, कला, विज्ञान या राजनीतिक में हो, महान लोग बहुत मानवीय, खुशमिजाज होते हैं। उनमें ऐसी कला होती है कि लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। परंतु दोस्ती खरीदने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्ती बिकाऊ नहीं होती। अगर सच्ची भावना हो, अगर आप सामने वाले को सचमुच पसंद करते हो तो तोहफे देना अच्छी बात है, परंतु अगर ऐसा नहीं है तो तोहफों को अक्सर रिश्वत समझ लिया जाता है। पिछले साल क्रिसमस के कुछ दिन पहले मैं एक मध्यम आकार की ट्रकिंग फर्म के प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठा था। जब मैं विदा लेने वाला था तो वहां पर एक डिलीवरी मैन तोहफा लेकर आया जो उसे स्थानीय टायर रीपैकिंग फर्म ने भिजवाया था। तोहफे को देखकर मेरे दोस्त का दिमाग खराब हो गया और उसने चिढ़कर डिलीवरी मैन से कहा वो तोहफे को वापस ले जाए और भेजने वालों को सौंप दे। जब डिलीवरी मैन चला गया तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मुझे गलत मत समझना, मुझे तोहफे लेना और देना दोनों ही पसंद है। फिर उसने मुझे उन तोहफों के बारे में बताया जो उसे उसके दोस्तों ने दिए हैं, परंतु उसने आगे कहा, जब तोहफा रिश्वत की तरह दिया जाए, आपका काम निकलवाने के लिए दिया जाए, तो मैं इसे पसंद नहीं करता। मैंने इस फर्म के साथ बिजनेस करना 3 महीने पहले बंद कर दिया था क्योंकि उनका काम ठीक नहीं था और मैं उनके कर्मचारियों को भी पसंद नहीं करता था। परंतु उनका सेल्समैन बार बार हमारे यहाँ चला आता था। मुझे गुस्सा इस बात पर आता है, उसने कहा कि पिछले सप्ताह यही सेल्समैन यहाँ पर आया और उसने ये कहने की हिमाकत की, हम चाहेंगे कि आप हमें काम दें। मैं शांता से जाकर कहूँगा कि वो आपको इस साल कोई अच्छा या तोहफा जरूर भिजवा दे। अगर मैंने ये तोहफा वापस नहीं किया होता तो अगली बार वो सेल्समैन आकर जो पहली बात कहता वो ये होती, आपको तोहफे तो पसंद आया है ना। दोस्तों, दोस्ती खरीदी नहीं जा सकती और जब हम इसे खरीदने की कोशिश करते हैं तो हमें 2 तरह से नुकसान होता है। पहला, हम पैसा गंवाते हैं, दूसरा, हम दुर्भावना पैदा करते हैं। दोस्ती करने में पहल कीजिए, सफल लोग यही करते हैं। ये सोचना ज्यादा आसान और स्वाभाविक है। सामने वाले को पहल करना चाहिए, उसे मेरे घर पहले आना चाहिए, पहले उसे बात शुरू करनी चाहिए। दूसरे लोगों को इस तरह से नजरअंदाज करना बहुत आसान होता है। हाँ, ये आसान है और स्वाभाविक है, परंतु लोगों के बारे में अच्छा सोचने का यह सही तरीका नहीं है। अगर आप इस बात का इंतजार करेंगे कि दूसरा आदमी दोस्ती की नींव रखे तो आपके पास कभी ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। वास्तव में यही सच्चे लीडर की पहचान है कि वह लोगों से पहचान बढ़ाने में पहल करता है। अगली बार आप जब भी किसी बड़े समूह में खड़े हों तो इस बात को ध्यान से देखें। वहां पर मौजूद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जो अपना परिचय देने में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वह आदमी सचमुच सफल होगा जो आपके पास आता है, आपसे हाथ मिलाता है और कहता है, हेलो, मैं जयकार। इस बात पर थोड़ा विचार कीजिए और आप पाएंगे कि वह आदमी इसलिए सफल होगा क्योंकि वह दोस्ती बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। जैसा मेरे एक दोस्त का कहना है, चाहे मैं उसके लिए महत्वपूर्ण ना हूं, परंतु वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसी कारण मुझे उसे करीब से जानना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि लोग लिफ्ट का इंतजार करते समय पुतलों की तरह क्यों खड़े होते हैं, जब तक कि वे अपने किसी परिचित के साथ ना हो। जब तक ज्यादातर लोग अपने आसपास खड़े लोगों से बात ही नहीं करते। एक दिन मैंने इस बारे में छोटा सा प्रयोग करने का फैसला किया।
मैंने अपने पास खड़े आदमी से बातचीत शुरू करने का फैसला किया। मैंने 25 बार लगातार ऐसा किया और 25 बार ही मुझे इसके जवाब में सकारात्मक दोस्ताना जवाब मिला। हालांकि अजनबियों के साथ बात करने को अच्छे मैनर्स में शामिल नहीं किया जाता, परंतु ज्यादातर लोग फिर भी इस बात को पसंद करते हैं और ये रहा इसका लाभ। जब आप किसी अजनबी के बारे में कोई सकारात्मक बात कहते हैं तो उसका मूड अच्छा हो जाता है, आपको भी अच्छा लगता है और आपको शांति और खुशी भी मिलती है। हर बार जब भी आप किसी आदमी की तारीफ करते हैं तो आप दरअसल अपने आप को लाभ पहुंचा रहे हैं। ये अपनी कार को जाड़े के दिनों में गर्म करने की तरह है। जरा सी पहल से दोस्त बनाने के 6 तरीके। पहला, हर मौके पर दूसरों को अपना परिचय दीजिए, पार्टी में, बैठकों में, हवाई जहाज में, ऑफिस में, हर जगह। दूसरा, ये पक्का कर लें सामने वाला आपका नाम ठीक से जान ले। तीसरा, ये पक्का कर लें आप सामने वाले के नाम का उच्चारण ठीक से कर सकें। चौथा, सामने वाले का नाम लिख लें और ये पक्का कर लें आपने उसकी स्पेलिंग सही लिखी हो। अगर आप किसी के नाम की गलत स्पेलिंग लिखे हो सकता है वो दोस्त के बजाय आपका दुश्मन बन जाए। अगर संभव हो तो उसका पता और फोन नंबर भी लिख लें। पांचवा, आप जिन नए दोस्तों से मिले उनमें से आप जिससे ज्यादा परिचय बढ़ाना चाहते हो उन्हें चिट्ठी लिखें या फोन करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर सफल लोग नए दोस्त बनाने के बाद उन्हें चिट्ठी लिखते हैं या फिर फोन या उनसे बात करते हैं। छठा और सबसे आखिरी बात, अजनबियों से अच्छी बातें कीजिए, इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। इन 6 नियमों पर अमल करना ही लोगों के बारे में अच्छा सोचने का सही तरीका है। एक बात तो तय है, आम आदमी इस तरह से नहीं सोचता। आम आदमी कभी परिचय देने में पहल नहीं करता, वो इस बात का इंतजार करता है सामने वाला पहल करे। पहल कीजिए, सफल लोगों की तरह बनिए, लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए, दब्बू या संकोची मत बनिए, जरा हटकर काम करने से मत घबराइए। ये पता कीजिए कि सामने वाला आदमी कौन है और उसे बताइए कि आप कौन हैं। कुछ समय पहले मुझे और मेरे सहयोगी को किसी बिजनेस में सेल्स जॉब के आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग का काम सौंपा गया। हमने पाया कि एक आवेदन, जिसे हम टेड का नाम देंगे, बहुत योग्य था। वो बुद्धिमान, आकर्षक और महत्वाकांक्षी था, परंतु उसके बावजूद हमने ये पाया हम उसे नहीं चुन सकते, कम से कम फिलहाल तो नहीं। टेड में सबसे बड़ी गड़बड़ी थी, वह दूसरे लोगों से पूर्णता की उम्मीद करता था। टेड छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, जैसे व्याकरण की गलती से, सिगरेट का गुल खिलाने वाले लोगों से या मैचिंग के कपड़े ना पहनने वालों से इत्यादि। जब हमने टेड को उसकी इस आदत के बारे में बताया तो उसे आश्चर्य हुआ, परंतु वो यह काम करने को इच्छुक था। इसलिए उसने हमसे पूछा वो अपनी इस कमजोरी को किस तरह दूर कर सकता है। हमने उसे 3 सुझाव दिए। पहला, ये जान ले कि कोई आदमी पूर्ण नहीं होता। कई लोग बाकी लोगों से ज्यादा पूर्ण होते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं कहा जा सकता। हर एक में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। इंसानों को इंसान बनाने वाली चीज यही है कि वे गलतियां करते हैं, हर तरह की गलतियां। दूसरा, ये जान ले कि दूसरे आदमी को अलग होने का अधिकार है। किसी भी चीज के बारे में सर्वज्ञानी होने का दावा मत करिए। लोगों को सिर्फ इसलिए नापसंद मत करिए क्योंकि उनकी आदतें आपसे अलग है, या उनके कपड़े, उनका धर्म, उनकी पार्टियां, उनकी कार आपसे भिन्न है। ये जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले आदमी के काम की तारीफ करें, परंतु ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसके काम को नापसंद करें। तीसरा, सुधारक बनने से बचें। अपनी फिलॉसफी में जियो और जीनो दो के सिद्धांत का पालन करें। ज्यादातर लोगों को यह पसंद नहीं होता कि कोई उनकी गलतियां बताए। किसी के बारे में आपके विचार होना गलत नहीं है, परंतु कई बार उन विचारों को नहीं कहने में ज्यादा समझदारी होती है। टेड ने इन सुझावों पर काफी मेहनत से अमल किया। कई महीनों बाद वो पूरी तरह बदल गया। अब वो लोगों के प्रति ज्यादा उदार हो चला है। वो जान गया है लोग ना तो पूरी तरह अच्छे होते हैं, ना ही पूरी तरह बुरे होते हैं। वो कहता है, पहले मैं जिस बात से चिढ़ जाता था, अब मैं उसी बात में मजा आने लगा है। अब जाकर मुझे यह समझ आया है, अगर सभी लोग एक जैसे होते और सभी पूर्ण होते तो ये दुनिया कितनी निराश हो जाती। इस आसान परंतु महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिए, कोई भी आदमी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। पूर्ण पुरुष इस दुनिया में कोई नहीं होता, हम सभी आधे अधूरे होते हैं। अब अगर हम अपने चिंतन को नियंत्रित ना करें तो हमें हर आदमी में बुराई दिख सकती है, परंतु अगर हम अपने चिंतन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम हर आदमी में अच्छाई भी खोज सकते हैं। इस तरह से देखें, आपका दिमाग एक मानसिक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। इस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में बराबर ताकत वाले 2 चैनल हैं जिनके माध्यम से ये आप तक संदेश पहुंचाता है। चैनल भी पॉजिटिव यानी सकारात्मक चैनल और चैनल एन यानी नकारात्मक चैनल। आइए अब देखें आपका ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम किस तरह काम करता है। मान लें आपके बॉस, हम उनका नाम मिस्टर जैकब्स रख लेते हैं, ने आपको अपने केबिन में बुलवाया और आपके काम का मूल्यांकन किया।
उन्होंने आपके कई कामों की तारीफ की और साथ ही आपको कुछ सुझाव भी दिए कि आप अपने काम को किस तरह बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज की रात ये स्वाभाविक ही है कि आप उस बारे में सोचें। अगर आप चैनल एन को चालू करते हैं तो वहां पर उद्घोषक कुछ इस तरह की बातें करेगा। सावधान, जैकब्स तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, तुम्हें उसकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। भाड़ में जाए उसकी सलाह। याद करो जो ने जैकब्स के बारे में क्या बताया था, वो ठीक कहता था। जैकब्स तुम्हें भी उसी तरह जलील करना चाहता है जिस तरह उसने जो को जलील किया था। उसका विरोध करो। अगली बार जब वो तुम्हें बुलाए तो तुम उसकी बात चुपचाप मत सुनो, बल्कि उससे बहस करो। यह इससे भी बेहतर होगा कि तुम इंतजार मत करो, कल खुद ही जाकर उससे मिलो और पूछो कि तुम्हारी आलोचना उसने क्यों की। परंतु अगर आप चैनल पी को सुनते हैं तो वहां उद्घोषक कुछ इस तरह की बात करता है। मिस्टर जैकब्स भले आदमी हैं, उन्होंने मुझे जो सुझाव दिए हैं वो सचमुच बहुत अच्छे हैं। अगर मैं उन सुझावों पर अमल करूं तो शायद मेरे काम सुधर जाए और बाद में मेरा प्रमोशन भी हो जाए। मिस्टर जैकब्स ने तो मेरी गलतियां बताकर मुझ पर एहसान किया है। कल ही मैं जाऊंगा और उनकी रचनात्मक मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दूंगा। बिल ठीक कहता है, जैकब्स के साथ काम करना बहुत अच्छा है। इस मामले में अगर आप चैनल एन की बात सुनेंगे तो हो सकता है आपके संबंध आपके बॉस से खराब हो जाएं और आप कोई गलत या खतरनाक हरकत कर बैठे। परंतु अगर आप चैनल पी की बात मानेंगे तो आपके बॉस के सुझावों से आपको लाभ मिलना तय है और इसके अलावा आप उनके करीब भी पहुंच जाएंगे। वे आपसे मिलना पसंद करेंगे। जाइए, कोशिश करके देखिए। यह ध्यान रखिए, आप जितनी ज्यादा देर तक चैनल पी या चैनल एन की बातें सुनते हैं, आप उस तरह की बातों में सचमुच दिलचस्पी लेने लगते हैं और चैनल बदलना आपके लिए उतना ही मुश्किल होता है। ये सच है क्योंकि एक विचार, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, अपने जैसे कई विचारों की चेन रिएक्शन पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी आदमी के उच्चारण के बारे में नकारात्मक सोचने से शुरू कर सकते हैं और जल्द ही आप ये सोचने लगेंगे कि उसके राजनीतिक या धार्मिक विश्वास कितने गलत हैं, वो कितने गलत ढंग से कार चलाता है, उसकी आदतें कितनी बुरी हैं और उसके अपने पत्नी के साथ संबंध भी खराब हैं। यहाँ तक कि वो अपने बाल भी ठीक से नहीं काटता। और अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप ही दोनों चैनलों के मालिक हैं, इसलिए अपने विचारों के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर काबू रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब आप लोगों के बारे में सोचें तो चैनल पी को सुनने की आदत डाल लें। अगर चैनल एन बीच में आ जाए तो उसे बंद कर दें, फिर चैनल बदल लें। चैनल बदलने के लिए आपको उस आदमी के बारे में कोई अच्छी बात सोचना भर है। सच्ची चैन रिएक्शन शैली में एक विचार के बाद उसी तरह का दूसरा विचार आ जाएगा और इसी तरह एक के बाद एक विचार आते चले जाएंगे और आप खुश हो जाएंगे। जब आप अकेले होते हैं तो आप और सिर्फ आप ये फैसला कर सकते हैं आप चैनल पी सुनेंगे या चैनल एन। परंतु जब आप किसी और के साथ बात करते हैं तो आपके सोचने के तरीके पर उस व्यक्ति का कुछ भी नियंत्रण नहीं होता। हमें ये याद रखना चाहिए कि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि लोगों के बारे में सोचने का सही नजरिया क्या होता है। इसलिए आप ये पाएंगे कोई आदमी आपकी तरफ दौड़ा चला आएगा और किसी परिचित के बारे में कोई बुरी बात बताने के लिए व्याकुल होगा। आपका सहकर्मी दूसरे कर्मचारी की आपत्तिजनक बातें बता सकता है। आपका पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की घरेलू समस्याएं बता सकता है या ग्राहक अपने उस प्रतियोगी की बुराई बता सकता है जिससे आप मिलने जा रहे हो। विचार अपने ही तरह के विचारों को जन्म देते हैं। असली खतरा यह है जब आप किसी दूसरे आदमी के बारे में नकारात्मक विचार सुनते हैं तो आपके मन में भी उसी तरह के विचार आएंगे और आप भी नकारात्मक बातें कर सकते हैं। वास्तव में अगर आप सावधान ना हो तो सकता है आग में घी डाल दे और वो कहे, हाँ और यही नहीं, क्या तुम्हें पता है। इस तरह की बातें पलट कर वापस आती हैं बूमरैंग की तरह। दो तरीके हैं जिनसे हम दूसरे लोगों को हमारे पी चैनल को एक चैनल में बदलने से रोक सकते हैं। एक तो यह कि आप तत्काल विषय बदल दें और इस तरह की बातें कहें, क्षमा कीजिए जॉन, परंतु मैं तुम्हारे वह बात पूछना चाहता हूं। दूसरा तरीका यह है आप वहां से इस तरह की बात कहकर चल दें, अभी मैं जल्दी में हूं या मुझे एक जगह पहुंचना है और मुझे पहले ही देर हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए। अपने आप से एक वादा कीजिए, दूसरों की इस बात की अनुमति ना दें कि वे आपके चिंतन पर नकारात्मक प्रभाव डालें। चैनल पी को हमेशा लगाए रखें। एक बार आप लोगों के बारे में अच्छा सोचने की आदत डाल लेंगे तो फिर आपकी सफलता तय है। मैं आपको सफल बीमा सेल्समैन की बात बताता हूं जिसने मुझे अपनी कहानी बताई थी, किस तरह लोगों के बारे में अच्छा सोचने से उसे फायदा हुआ था। जब मैं पहली बार बीमा बिजनेस में आया, उसने कहा तो मुझे बहुत मुश्किल आई। पहले तो ये लगा जैसे मेरे जितने संभावित ग्राहक थे उतने ही मेरे प्रतियोगी भी।
और जल्द ही मैंने जान लिया, जो सभी बीमा एजेंट जानते हैं कि 10 में से 9 संभावित ग्राहकों का दृढ़ विश्वास होता है उन्हें बीमे की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम ठीक चल रहा है, परंतु मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बीमे के तकनीकी पहलू का विशेषज्ञ हूं। वह भी महत्वपूर्ण है, परंतु आप मुझे गलत मत समझना। मुझसे बहुत ज्यादा समझदार लोग मेरे जितने सफल नहीं है। वास्तव में मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसने बीमे पर एक पुस्तक लिखी है, परंतु वह उस आदमी का बीमा भी नहीं कर पाया जो जानता था कि उसे सिर्फ 5 दिन जिंदा रहना है। मेरी सफलता का आधार सिर्फ यह है, उसने कहा, मैं जिसे अपने बीमा पॉलिसी बेचता हूं, मैं उसे सचमुच पसंद करता हूं। हाँ, मैं उसे सचमुच पसंद करता हूं। मेरे साथी कई सेल्समैन ये नाटक करते हैं कि वे सामने वाले को पसंद करते हैं, परंतु इससे कोई फायदा नहीं होता। लोग समझ जाते हैं कि आप उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। आपके हाव भाव, आपके चेहरे के भाव, आपकी आंखों से साफ दिख जाता है कि आप नाटक कर रहे हैं। जब मैं किसी संभावित ग्राहक के बारे में जानकारी इकट्ठा करता हूं तो मैं वही करता हूं जो हर एजेंट करता है। मैं उसकी उम्र, उसके काम धंधे, उसकी आमदनी, उसके बीवी बच्चे इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल करता हूं, परंतु उसके साथ ही मैं एक और चीज की खोज करता हूं जिसके बारे में ज्यादा सेल्समैन परवाह नहीं करते। मैं ऐसा कारण ढूंढता हूं जिसके कारण मैं अपने संभावित ग्राहक को पसंद करने लगूं। हो सकता है मुझे वो कारण उसकी नौकरी में मिल जाए या उसके पिछले रिकॉर्ड में मिल जाए, परंतु मैं हमेशा उसे पसंद करने का कारण ढूंढने में कामयाब हो जाता हूं। फिर जब भी मेरा ध्यान अपने संभावित ग्राहक पर केंद्रित होता है तो मैं उसे पसंद करने के कारणों को याद कर लेता हूं। उससे बीमे के बारे में एक शब्द कहने से पहले ही मैं उस संभावित ग्राहक की पसंदीदा छवि बनाने की कोशिश करता हूं। ये छोटी सी तकनीक बड़े काम की है। चूंकि मैं उसे पसंद करता हूं, इसलिए वो भी मुझे देर सवेर पसंद करने लगता है। जल्द ही मैं मजे मेज पर उसके सामने बैठने के बजाय उसके बगल में बैठा होता हूं और हम उसकी बीमा योजना बना रहे होते हैं। वो मुझ पर विश्वास करता है क्योंकि अब मैं उसका दोस्त बन चुका हूं। हालांकि हमेशा मुझे पहली नजर में ही पसंद नहीं किया था, परंतु मैंने पाया है जब तक मैं सामने वालों को पसंद करता हूं तब तक इस बात की संभावना रहती है वो भी मुझे पसंद करने लगेगा और हमारा बिजनेस पक्का हो जाएगा। मेरे दोस्त ने आगे कहा, अभी पिछले ही हफ्ते मैं एक सख्त ग्राहक से तीसरी बार मिला। वो मुझे दरवाजे पर ही मिल गया और मेरे कुछ कहने से पहले वो मुझ पर काफी गर्म हुआ। वो अपनी बात लगातार कहता जा रहा था और उसने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। आखिरकार उसने अपनी बात ये कहते हुए खत्म की, अब मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। जब उसने इतना कह दिया तो मैंने उसकी आंखों में 5 सेकंड तक देखा और फिर सच्चे दिल से धीमे से कहा, परंतु मिस्टर एस, मैं तो आज आपके दोस्त की हैसियत से मिलने आया हूं। और कल ही उसने मुझे $10,000 की पॉलिसी खरीद ली। सॉलपोक को शिकागो का अप्लायंस किंग कहा जाता है। 21 साल पहले कुछ नहीं से शुरू करने वाले सॉलपोक शिकागो में आजकल एक साल में $60 मिलियन से ज्यादा का सामान बेचते हैं। सॉलपोक अपने बिजनेस की सफलता का श्रेय खरीदारों के प्रति उनके व्यवहार को देते हैं। वे कहते हैं, ग्राहकों के साथ उसी तरह से बर्ताव करना चाहिए जैसे वे हमारे घर में आए मेहमान हों। क्या ये लोगों के बारे में सोचने का सही नजरिया नहीं है? और क्या हम सफलता के इस फार्मूले को अपने जीवन में नहीं उतार सकते? ग्राहकों के साथ उसी तरह का बर्ताव करें जैसे वे आपके घर में आए मेहमान हों। ये तकनीक बिजनेस के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी काम आती है। ग्राहकों की जगह कर्मचारी रख लीजिए और आपको ये सूत्र मिलेगा। कर्मचारियों के साथ उसी तरह से बर्ताव कीजिए जैसे वे आपके घर में आए मेहमान हों। अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए और आपके बदले में बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, बहुत अच्छा टीम वर्क। अपने चारों तरफ के लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचिए और बदले में आपको इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस पुस्तक के शुरुआती संस्करण का रिव्यू करने वाले मेरे एक दोस्त ने ये सूत्र पढ़ने के बाद मुझसे कहा, ये लोगों को पसंद करने और उनका सम्मान करने का सकारात्मक परिणाम है। मैं आपको अपने एक दोस्त की सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं, जिससे यह साबित होता है अगर आप लोगों को नापसंद करते हैं तो आपको उसके परिणाम किस तरह भुगतने पड़ेंगे। उसके अनुभव में दम था, जरा देखिए। मेरी फर्म को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हमें सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग करने वाली एक छोटी कंपनी को परामर्श सेवाएं देनी थी। कॉन्ट्रैक्ट काफी बड़ा था, लगभग $9500 का। हमारा ग्राहक बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, उसका बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था और पिछले कुछ सालों में उसने बड़ी भारी गलतियां की थी। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 3 दिन बाद मैं अपने सहयोगी के साथ उस कंपनी के प्लांट में गया जो हमारे ऑफिस से 45 मिनट दूर था। आज तक मैं नहीं जानता था कि बातें किस तरह शुरू हुई, परंतु किसी न किसी कारण हम लोग अपने ग्राहक के नकारात्मक गुणों पर बात करने लगे। हम उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे, जिस वजह से उसने अपने राह में दिक्कतें खड़ी कर ली। उसने अपनी समस्याओं के बारे में हमसे सलाह लेने के बजाय अपने बुद्धि पर भरोसा किया था और उसी का नतीजा था कि आज उसके बिजनेस का भट्टा बैठ चुका था। मुझे अपनी कही भी इस बात
पर खास तौर पर याद है, केवल एक चीज ही मिस्टर एफ को गिरने से रोक रही है और वह है उनका मोटापा। मेरे सहयोगी ने भी इस पर चर्चा में अपना योगदान दिया और उसके लड़के को देखो, उसकी उम्र लगभग 35 साल होगी, परंतु अपने काम के बारे में उसकी एकमात्र योग्यता यह है कि उसे अंग्रेजी बोलना आता है। रास्ते भर हम सिर्फ अपने ग्राहक की बुराई करते रहे और ये सोचते रहे वो कितना मूर्ख था। तो उस दोपहर हमारी चर्चा बहुत ठंडी साबित हुई। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो मुझे लगता है शायद हमारा ग्राहक ये समझ गया था कि उसके बारे में हमारा सोच नकारात्मक था। उसने सोचा होगा ये लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ या ना समझूं और मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें कर कर मुझसे पैसा ऐंठना चाहते हैं। 2 दिन बाद मुझे इस ग्राहक की 2 लाइनों की चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मैंने फैसला किया है मैं आपकी परामर्श सेवाओं का लाभ नहीं उठाना चाहता। अगर आज की तारीख तक आपकी सेवाओं का कोई भुगतान करना हो तो कृपया अपना बिल भिजवा दें। 40 मिनट के नकारात्मक विचारों की कीमत हमें इस तरह चुकानी पड़ी कि हमारे हाथ से $9500 का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। इससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि हमारे भूतपूर्व ग्राहक ने 1 महीने बाद शहर के बाहर की एक फर्म की परामर्श सेवाएं ले ली। अगर हमने अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित किया होता तो हमें अपने ग्राहक को नहीं खोया होता और उसमें अच्छे गुण थे, ज्यादातर लोगों में होते हैं। आप एक काम करें जिसमें आपको मजा भी आएगा और साथ ही साथ आप सफलता का यह मूलभूत सिद्धांत भी सीख सकेंगे। अगले 2 दिनों तक आप जितनी चर्चाएं सुन सकते हो सुनो। 2 बातों पर ध्यान दें, चर्चा के दौरान कौन ज्यादा बोल रहा है और कौन ज्यादा सफल है। मैंने ये प्रयोग सैकड़ों बार किया है। इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, वो आदमी जो सबसे ज्यादा बोलता है और वो आदमी जो सबसे ज्यादा सफल होता है, ये वे दोनों आदमी शायद ही कभी एक होते हैं। शायद इसका अपवाद भी नहीं होता। आदमी जितना सफल होता है वो चर्चा में उतना ही ज्यादा उदार होता है, यानी वो सामने वाले को अपने बारे में बातें करने देता है, अपने विचार, अपनी उपलब्धियां, अपने परिवार, अपने नौकरी, अपनी समस्याओं के बारे में बातें करने देता है। चर्चा की उदारता 2 तरह से आपको ज्यादा सफल बनाती है। पहला, चर्चा की उदारता से आपके दोस्त बनते हैं। दूसरा, चर्चा की उदारता से आपको लोगों के बारे में ज्यादा जानने का मौका मिलता है। याद रखें, आम आदमी दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा खुद के बारे में बातें करना पसंद करता है। जब आप उसे इस बात का मौका देते हैं तो वह आपको पसंद करने लगता है। चर्चा में उदारता दिखाता दोस्त बनाने का सबसे आसान और अचूक तरीका है। और चर्चा में उदारता का दूसरा लाभ भी महत्वपूर्ण है, जिसमें आप लोगों के बारे में ज्यादा जान जाते हैं। जैसा हमने पहले अध्याय में कहा है, हम अपनी सफलता की प्रयोगशाला में लोगों का अध्ययन करते हैं। हम उनके बारे में, उनकी विचार प्रक्रिया, उनके अच्छे और बुरे गुणों के बारे में, वे कोई काम क्यों और कैसे करते हैं, इस बारे में हम जितना ज़्यादा जान लेते हैं हमें उतना ही लाभ होता है, क्योंकि इस जानकारी से हम उन्हें प्रभावित करने के तरीके आसानी से ढूंढ सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। बाकी विज्ञापन एजेंसियों की तरह न्यूयॉर्क की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी जनता को यह बताया करती थी, जनता को इसके विज्ञापन में बताई चीज़ें क्यों खरीदनी चाहिए। परंतु ये एजेंसी एक काम और करती थी, ये अपने लिखने वालों को हर साल 1 सप्ताह के लिए दुकान में सेल्समैन के काम पर रखती थी, ताकि वे वहां पर उनके द्वारा विज्ञापित चीजों के बारे में लोगों के विचार सुन सके। सुनने से ही उन्हें इस बात की प्रेरणा मिलती थी कि वे बेहतर, ज्यादा असरदार विज्ञापन लिख सकें। कई प्रगतिशील कंपनियां अपने उन कर्मचारियों का आखिरी इंटरव्यू लेती हैं जो काम छोड़कर जा रहे हैं। इसका कारण यह नहीं होता कि वे कर्मचारी को वहां पर रोकने का प्रयास करती हैं, बल्कि जानना होता है कि वे काम छोड़कर क्यों जा रहे हैं। कंपनी के कर्मचारियों के साथ संबंध सुधारने में ये इंटरव्यू बहुत काम आता है। सुनने से फायदा होता है। सुनना सेल्समैन के लिए भी फायदेमंद होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं अच्छा सेल्समैन वो होता है जो अच्छा वक्ता हो या तेज बोलने वाला हो, परंतु सेल्स मैनेजरों पर अच्छे वक्ता का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि एक अच्छे श्रोता का पड़ता है। एक ऐसा आदमी जो सवाल पूछ सकता है और उसके अपेक्षित जवाब हासिल कर सकता है। चर्चा में बोलने की बागडोर मत थामे रहिए, सुनिए, दोस्त बनाइए और सीखिए। सामने वाले आदमी के साथ चर्चा में शिष्टाचार सबसे अच्छा ट्रैंक्विलाइजर होता है। आप दूसरे लोगों के लिए जो छोटी छोटी चीजें करते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपका लोगों के बारे में सोचने का नजरिया सही हो तो आपकी बहुत सी कुंठाएं और आपका तनाव निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। जब आप शांति से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके तनाव का कारण दूसरे लोगों के प्रति नकारात्मक भावनाएं हैं। इसलिए दूसरे लोगों के प्रति अपने सोच को सकारात्मक बनाइए और ये खोजिए कि यह संसार कितना अद्भुत है। लोगों के बारे में सही नजरिए का असली इम्तहान तब आता है जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। आपको कैसा लगता है जब आपकी जगह किसी दूसरे आदमी को प्रमोशन मिल जाता है, या जब आप अपने क्लब में चुनाव हार जाते हैं, या जब आपके काम की आलोचना होती है? याद रखें, हारने के बाद आप किस तरह से सोचते हैं
इसी बात से तय होता है कि आप कितने समय बाद जीतेंगे। अपनी असफलता के बाद लोगों के बारे में सही तरीके से सोचने की पैरवी बेंजामिन फेयरलेस ने की है। बहुत गरीब माहौल में बड़े होने के बाद मिस्टर फेयरलेस यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। लाइफ मैगजीन में उनका यह उद्धरण छपा था। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है आप घटनाओं को किस तरह लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अपने किसी टीचर से कभी नहीं चिढ़ा, हालांकि हर विद्यार्थी की तरह मुझे भी डांट पड़ती थी, पर मैं सोचता था मुझे मेरी गलती के कारण ही डांट पड़ रही है और अनुशासित बनना मेरे लिए अच्छी बात थी। मैंने अपने हर बॉस को भी पसंद किया है। मैंने हमेशा यह कोशिश की है कि मैं उन्हें खुश रखूं और वह जितना चाहते हैं मैं उससे ज़्यादा काम करूं। ऐसा नहीं है, मुझे कभी निराशा नहीं हुई। कई बार मेरी जगह किसी दूसरे आदमी को प्रमोशन दे दिया गया, परंतु मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं ऑफिस की राजनीति का शिकार था या मेरे प्रति किसी का पूर्वाग्रह था या मेरे बॉस का फैसला गलत था। दुखी होने, झल्लाने और नौकरी छोड़ देने के बजाय मैंने तार्किक दृष्टि से विचार किया। निश्चित रूप से दूसरा आदमी प्रमोशन के लिए मुझसे ज्यादा योग्य था। जब प्रमोशन का अगला मौका आएगा तब तक मैं ऐसा क्या कर सकता हूं मैं उस योग्य बन जाऊं। साथ ही मैं कभी अपने आप पर भी नाराज नहीं हुआ कि मैं क्यों असफल हुआ था। मैंने कभी हीन भावना से पीड़ित होने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। जब भी कोई बात बिगड़ जाए तो बेंजामिन फेयरलेस को याद करें, सिर्फ 2 काम करें। पहला, खुद से पूछे जब प्रमोशन का अगला मौका आएगा तब तक मैं क्या कर सकता हूं मैं उस योग्य बन जाऊं। दूसरा, निराश या हताश होने के समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। अपने आप को ना कोसें, अगली बार जीतने के लिए योजना बनाएं। यहाँ पर अध्याय 9 समाप्त होता है। आइए अब चालू होता है अध्याय 10 पार्ट 10। काम में जुटने की आदत डालिए। हर क्षेत्र के दिग्गज इस बात पर सहमत हैं। ऊंची पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलते। जैसी कहावत है, चोटी पर हमेशा काफी जगह खाली रहती है। एक एग्जीक्यूटिव का कहना था कि बहुत सारे लोगों में तकनीकी काबिलियत तो होती है, परंतु उनमें सफलता के एक मूलभूत तत्व की कमी रहती है। वो तत्व है काम पूरा करना या परिणाम देना। हर बड़े काम में, चाहे वो बिजनेस चलाना हो, ऊंचे स्तर की सेल्समैनशिप हो, विज्ञान, सेना या सरकार हो, आपको एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ती है जो न सिर्फ सोचता हो बल्कि काम भी करता हो। जब भी अक्सर किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी को नियुक्त करता है तो वह अक्सर इस बात का सवाल पूछता है, क्या वो ये काम कर पाएगा, क्या वो पूरा काम कर सकता है, क्या वो खुद ही काम में जुटा रहेगा या उसे बार बार याद दिखाना पड़ेगा, क्या वो काम पूरा करेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा। इन सारे सवालों का लक्ष्य एक ही है, यह पता लगाना क्या वो आदमी कर्मठ है, क्या वो आदमी काम का है। उत्कृष्ट विचार ही पर्याप्त नहीं होते, एक साधारण विचार पर भी अमल किया जाए और उसे विकसित किया जाए तो उससे अच्छे परिणाम निकलते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास सर्वश्रेष्ठ विचार भी हो और आप उस पर अमल नहीं कर पाए तो वह बेकार है, क्योंकि वह आपके विचार दिमाग में ही पैदा होता है और वही मर जाता है। महान व्यापारी जॉन वानामेकर अक्सर कहा करते थे, कोई भी चीज सिर्फ सोच लेने भर से नहीं हो जाती। इस बारे में विचार कीजिए। इस दुनिया की हर चीज, उपग्रह और गगनचुंबी इमारतों से लेकर बेबी फूड तक एक विचार था जिस पर किसी ने मेहनत की है। जब आप सफल और असफल दोनों तरह के लोगों का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि आप उन्हें 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, सफल और कर्मठ होते हैं। औसत आदमी साधारण होता है जबकि असफल लोग निठल्ले होते हैं। हम दोनों समूहों के अध्ययन में सफलता का सिद्धांत खोज सकते हैं। मिस्टर कर्मठ काम करने वाले होते हैं, वे काम शुरू करते हैं और उसे पूरा करते हैं और उनके दिमाग में विचार और योजनाएं होती हैं। मिस्टर निठल्ले एक अकर्मण्य व्यक्ति होते हैं, वे काम को टालते रहते हैं जब तक कि वे ये साबित न कर दें कि वह काम उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए या वो काम वे क्यों नहीं कर सकते, या जब तक काम का वक्त ही ना निकल जाए। मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्लो के बीच का अंतर अनगिनत चीजों में दिखता है। मिस्टर कर्मठ छुट्टियां मनाने की योजना बनाते हैं, वे छुट्टियां मना कर आ जाते हैं। मिस्टर निठल्ले छुट्टियां मनाने की सोचते हैं परंतु वे उसे अगले साल तक के लिए टाल देते हैं। मिस्टर का निर्णय लेते हैं कि उन्हें नियमित रूप से चर्चा जाना चाहिए, वो ऐसा करते हैं। मिस्टर निठल्ले सोचते हैं चर्च जाना एक विचार है, परंतु वैसा करने से किसी न किसी कारण से बचते रहते हैं। मिस्टर कर्मठ महसूस करते हैं कि उन्हें किसी की उपलब्धि पर उसे बधाई देना चाहिए, वे चिट्ठी लिख देते हैं। मिस्टर निठल्ले की चिट्ठी लिखने से बचने का कोई बहाना मिल जाता है और वो चिट्ठी कभी नहीं लिख पाते। ये अंतर बड़ी चीजों में भी साफ दिखाई देता है। मिस्टर कर्मठ अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, वे ऐसा कर लेते हैं। मिस्टर निठल्ले भी खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, परंतु उन्हें समय रहते ही कोई बेहतरीन बहाना मिल जाता है जिसका कारण वे कभी ऐसा नहीं कर पाते। मिस्टर कर्मठ 40 साल की उम्र में किसी नए काम में हाथ डालने का फैसला करते हैं, वे ऐसा सफलतापूर्वक कर लेते हैं
यही विचार मिस्टर निठल्ले के मन में आता है, परंतु वे इस बात पर सोचते ही रहते हैं और कभी कुछ नहीं कर पाते। इन दोनों आदमियों यानी कि मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्ले के बीच का अंतर हर तरह के व्यवहार में भी साफ झलकता है। मिस्टर कर्मठ जो काम करना चाहते हैं वे उसे करके दिखा देते हैं और इसके फलस्वरूप उनमें आत्मविश्वास, अंदरूनी सुरक्षा की भावना, आत्मनिर्भरता और ज्यादा आमदनी इत्यादि चीजें मिलती हैं। मिस्टर निठल्ले कभी भी अपना मनचाहा काम नहीं कर पाते क्योंकि वे काम करना शुरू ही नहीं करते। इसके फलस्वरूप उनका आत्मविश्वास कम होता जाता है, उनकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है और वे औसत दर्जे की जिंदगी जीने के लिए विवश रहते हैं। मिस्टर कर्मठ कुछ करते हैं, मिस्टर निठल्ले करना तो चाहते हैं पर कभी कुछ शुरू नहीं कर पाते। हर आदमी कर्मठ बनना चाहता है, इसलिए आइए काम शुरू करते हैं और फिर उसे पूरा करने की आदत डालें। बहुत से निठल्ले लोग इस तरह से इसलिए बने क्योंकि वे इस बात का इंतजार करते हैं परिस्थितियां पूरी तरह आदर्श होना चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होता वे वहीं रुके रहते हैं। आदर्श स्थिति या पूर्णता बहुत अच्छी बात है, परंतु ये भी सच है कोई भी इंसानी चीज पूरी तरह आदर्श या पूर्ण नहीं होती, ना ही हो सकती है। इसलिए अगर आप आदर्श स्थिति का इंतजार करेंगे तो शायद आपको हमेशा इंतजार करना पड़ेगा। नीचे 3 उदाहरण दिए गए हैं जिनमें बताया गया है 3 लोगों ने अपनी स्थितियों का सामना किस तरह किया। उदाहरण 1, जीएन ने शादी क्यों नहीं की। मिस्टर जीएन लगभग 40 साल के उच्च शिक्षित अकाउंटेंट और शिकागो में रहते हैं। जीएन की शादी करने की बड़ी इच्छा है, वे प्रेम, साहचर्य, घर बच्चे चाहते हैं। जीएन कई बार शादी के बहुत करीब आ गए थे। एक बार तो उनकी शादी को सिर्फ 1 दिन बचा था, परंतु हर बार जब भी शादी की तारीख करीब आती थी उन्हें कोई न कोई ऐसा बहाना मिल जाता था जिसके कारण वो उस लड़की से शादी करने से इनकार कर देते थे। भगवान का शुक्र है मैं वो गलती करने से बाल बाल बच गया। उसका एक दिलचस्प उदाहरण यह है, 2 साल पहले जीएन ने सोचा कि आखिरकार उसे सही लड़की मिल गई है। वह आकर्षक, खुशमिजाज और बुद्धिमान थी, परंतु जीएन को यह सुनिश्चित करना था इस लड़की के साथ शादी करना पूरी तरह सही होगा। जब एक शाम को शादी की योजना पर चर्चा कर रहे थे तो लड़की ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे जीएन को चिंता होने लगी। तो यह सुनिश्चित करने के लिए वो सही लड़की से शादी करने जा रहे हैं, जीएन ने 4 पेज का एक एग्रीमेंट लिखा जिस पर लड़की को शादी से पहले साइन करने थे। इस एग्रीमेंट में कुछ शर्तें थीं और टाइप किया हुआ यह दस्तावेज जीवन के हर पहलू के बारे में था। धर्म वाले खंड में कुछ शर्तें थीं, वे कौन सी चर्च में जाएंगे, वे कितनी बार चर्च जाएंगे, वे कितना दान देंगे। दूसरे खंड में बच्चों की योजना बनाई गई थी, उन्हें कितने बच्चे होंगे और कब होंगे। पूरे विस्तार से जीएन ने यह रूपरेखा बना ली थी और उनके किस तरह के दोस्त होंगे, उसकी भावी पत्नी किस तरह की नौकरी करेगी, वे लोग कहाँ रहेंगे, किस तरह उनकी आमदनी खर्च की जाएगी। दस्तावेज के अंत में जीएन ने आधे पेज में उन आदतों को लिखा जो लड़की को या तो छोड़ना पड़ेगा या सीखना पड़ेगी। इनमें धूम्रपान, शराबखोरी, मेकअप, मनोरंजन इत्यादि थे। जब जीएन की भावी दुल्हन ने उसका यह अल्टीमेटम देखा तो उसने वही किया जो आप और हम सोच रहे हैं। उसने एक नोट लगाकर इसे वापस भिजवा दिया। हर एक के लिए सामान्य विवाह की शर्त ही काफी है कि अच्छे और बुरे वक्त में हम साथ साथ रहेंगे और ये मेरे लिए भी पर्याप्त है। आप मुझ में शादी की बात भूल जाइए। अब जीएन ने मुझे अपना अनुभव सुना रहा था तो उसने चिंतित होकर कहा, अब आप बताइए एग्रीमेंट लिखकर मैंने क्या गलती कर दी। आखिर शादी एक बड़ा फैसला है, आपको यह फैसला बहुत सोच समझकर करना चाहिए। परंतु जीएन गलत था। आप बहुत ज्यादा सोच समझकर चलेंगे, बहुत ज्यादा सावधान रहेंगे तो शादी ही क्या आप दुनिया के हर क्षेत्र में असफल रहेंगे। आपकी अपेक्षाएं आसमान छू रही होंगी। जीएन का शादी के बारे में भी यही नजरिया था जो अपने नौकरी के बारे में था, अपनी बचत, अपने दोस्तों या किसी और चीज के बारे में था। समस्याएं पैदा होने से पहले ही उन्हें पूरी तरह खत्म कर देने की योग्यता सफल व्यक्ति में नहीं पाई जाती, परंतु समस्या पैदा होने के बाद उन्हें सुलझाने की योग्यता हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है। अगर हम कोई काम शुरू करने से पहले सारी उम्र इंतजार नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि हम पूर्णता के साथ समझदारीपूर्ण समझौता करने की इच्छुक रहें। पुलों को तभी पार करें जब वे आए। ये सलाह काफी समय से दी जा रही है और यह भी उतनी ही सही है जितना कि यह 200 साल पहले थी। उदाहरण 2, जीएम नए घर में क्यों रहता है। हर बड़ा निर्णय लेते समय मस्तिष्क खुद के साथ युद्ध करता है, काम करे या ना करे, करे कि ना करे। यहाँ पर ऐसे युवक की कहानी है जिसने काम करने का फैसला किया और इससे उसे बहुत फायदा हुआ। जीएम की स्थिति भी लाखों करोड़ों युवकों जैसी है। वो अभी 25 साल का है और उसकी पत्नी और एक बच्चा है और उसकी आमदनी खास नहीं है। मिस्टर और मिसेस जीएम एक छोटे अपार्टमेंट में रहा करते थे। नया घर दोनों का सपना था। वे चाहते थे कि उनके पास ज्यादा जगह हो, आसपास का माहौल ज्यादा अच्छा हो, बच्चों के लिए खेलने का मैदान हो और अपनी खुद की जायदाद हो।
परंतु नया घर खरीदने में एक बाधा थी, नगद भुगतान। एक दिन जब जीएम अगले महीने के मकान किराए का चेक काट रहा था तो उसे बहुत कफत हुई। जितना मकान किराया वो दे रहा था वो तो नए मकान की किस्त के बराबर रकम थी। जीएम ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम अगले हफ्ते नया घर खरीदना पसंद करोगी? पत्नी ने पूछा, आज तुम्हें हो क्या गया है? क्यों मजाक कर रहे हो? तुम जानते हो हम अभी घर नहीं खरीद सकते। नगद देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। डाउन पेमेंट हम कहां से देंगे? परंतु जीएम का इरादा पक्का था। हमारी तरह के लाखों लोग होंगे जो किसी न किसी दिन नया घर खरीदने के सपने देखते होंगे, परंतु उनमें आधे से ज्यादा लोग कभी भी अपने सपनों का घर नहीं खरीद पाते। कोई ना कोई चीज आकर उन्हें रोक देती होगी। हम घर खरीदेंगे, मैं नहीं जानता कि इस डाउन पेमेंट कहां से लाएंगे, परंतु हम किसी न किसी तरह ऐसा कर लेंगे। अगले हफ्ते उन्हें एक ऐसा घर मिल गया जो उन्हें पसंद था। घर छोटा परंतु बढ़िया था और उन्हें सिर्फ $1200 का डाउन पेमेंट देना था। अब समस्या थी $1200 इकट्ठे करना। जीएम जानता था कि उसे कर्ज में इतनी बड़ी रकम नहीं मिलेगी, परंतु जहां चाह वहां राह। जीएम ने इस समस्या पर काफी सोच विचार किया। क्यों ना बिल्डर से बात की जाए और $1200 एकमुश्त देने की बजाय किस्तों में दिया जाए। जीएम ने बिल्डर से बात की। पहले तो बिल्डर नहीं माना, परंतु जीएम जब जुटा रहा तो बिल्डर राजी हो गया। बिल्डर जीएम को $1200 का लोन देने के लिए तैयार हो गया। अब जीएम को हर महीने $100 और ब्याज का इंतजाम करना था। पति पत्नी दोनों ने हिसाब लगाया और हर महीने अपने खर्च में से $25 की कटौती करने का फैसला किया। परंतु अब भी समस्या थी, $75 कहां से आएंगे जो हर महीने किस्त देने के लिए जरूरी होंगे। तभी जीएम के दिमाग में एक विचार आया। अगली सुबह वो अपने बॉस से मिलने गया। उसने उन्हें बताया कि स्थिति क्या है। बॉस ये जानकर खुश हुए कि जीएम घर खरीद रहा है। फिर जीएम ने कहा, सर मुझे इसके लिए हर महीने $75 चाहिए। मैं जानता हूं आप मेरी तनख्वाह तभी बढ़ाएंगे जब आप मुझे इस काबिल समझेंगे। मैं अभी तो आपसे सिर्फ पैसे कमाने का अवसर चाहता हूं। इस ऑफिस में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं सप्ताहांत में आकर कर सकता हूं। क्या ऐसा संभव है? इससे मेरी समस्या सुलझ जाएगी। जीएम की गंभीरता और महत्वाकांक्षा देखकर बॉस प्रभावित हुए। हर सप्ताहांत में 10 घंटे अतिरिक्त काम करने के बदले में वे जीएम को इतनी राशि देने के लिए तैयार हो गए और फिर मिस्टर और मिसेज जीएम अपने नए घर में रहने के लिए चले गए। पहला, जीएम के मन में काम करने का दृढ़ संकल्प था जिससे उसे लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग मिला। दूसरा, जीएम नए विश्वास से भर गया। इसके बाद अगर उसके सामने कोई बड़ी परिस्थिति आती है तो उसके लिए कर्मठता दिखाना आसान होगा। तीसरा, जीएम ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को उनके सपनों का घर दिलवा दिया। अगर उसने आदर्श स्थितियों का इंतजार किया होता, घर खरीदने को टाला होता, तो हो सकता था वे लोग कभी अपने खुद के घर में नहीं रह पाते। उदाहरण 3, सीडी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था, परंतु मिस्टर सीडी भी इसी तरह का एक उदाहरण है जो हमें बताता है कि अगर कोई काम शुरू करने से पहले आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करता है तो उसका परिणाम क्या होता है। दूसरे विश्व युद्ध के कुछ ही समय बाद सीडी को अमेरिकन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के कस्टम डिवीजन में नौकरी मिल गई। उसे काम पसंद था, परंतु 5 साल बाद वो अपने नौकरी से उकता गया। वही काम करते करते वो उब गया था। रोज काम के बंधे बधाए घंटे, कम तनख्वाह और ऐसी सीनियरिटी सिस्टम जिसमें तरक्की की गुंजाइश कमी थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसे इस बात का काफी ज्ञान हो चुका था कि सफल आयात कैसे किया जा सकता है। क्यों न वह कम कीमत के तोहफे और खिलौने आयात करने का बिजनेस शुरू करे। सीडी कई सफल आयातकों को जानता था जिनके पास इस बिजनेस का उसके जितना ज्ञान नहीं था। अपना बिजनेस शुरू करने का विचार उसके मन में 10 साल पहले आया था, परंतु आज भी वो कस्टम ऑफिस में ही काम कर रहा है। क्यों? होता यह था, जब भी सीडी शुरू करने वाला होता था कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती थी जिसके कारण वो आखिरी कदम नहीं उठा पाता था। पैसे की कमी, आर्थिक मंदी, बच्चे का जन्म, टेम्पररी सुरक्षा की आवश्यकता, व्यापार पर प्रतिबंध और इसी तरह के कई बहाने इंतजार करते और काम टालने के लिए इस्तेमाल किए गए। सच्चाई तो यह है कि सीडी ने खुद को मिस्टर निठल्ले बन जाने दिया। वो चाहता था कि वह आदर्श परिस्थितियों में ही काम शुरू करे। चूंकि परिस्थितियां कभी आदर्श नहीं हुई, इसलिए सीडी का काम कभी शुरू नहीं हो पाया। आप इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं? यहाँ 2 तरीके सुझाए जा रहे हैं जो आपकी इस आदत को दूर कर देंगे। पहला, भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाइए। हर नए काम में जोखिम, समस्या और अनिश्चितताएं होती हैं। मान लीजिए आप कार से शिकागो से लॉस एंजल्स जाना चाहते हैं और आप तब तक चलना शुरू नहीं करेंगे जब तक आपको इस बात की गारंटी न मिल जाए कि रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी, आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी, मौसम खराब नहीं होगा, कोई शराबी ड्राइवर आपको तंग नहीं करेगा और किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। तो क्या होगा? आप कब चलना शुरू करेंगे? कभी नहीं। इस यात्रा की तैयारी आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप यात्रा का नक्शा साथ रख लें, अपनी कार को चेक करा लें और इस तरह पूरी सावधानी बरतें, परंतु आप सारे खतरों को ना तो भाप सकते हैं
ना ही खत्म कर सकते हैं। दूसरा, जब समस्याएं और बाधाएं आए तब उनसे निपटें। सफल आदमी की योग्यता इस बात से नहीं जांची जाती कि वह काम शुरू करने के पहले ही सारी बाधाओं को हटा देता है, बल्कि इस बात से जांची जाती है कि जब भी उसकी राह में बाधाएं आती हैं वो उनसे निपटने के तरीके खोज लेता है। बिजनेस, शादी या किसी भी अन्य चीज में आप पुलों को तभी पार कर सकते हैं जबकि आप पुल पर हों। इन सभी समस्याओं के खिलाफ बीमा पॉलिसी नहीं खरीद सकते। अपने विचारों के बारे में कुछ करने का मन बना ले। 5 या 6 साल पहले एक बहुत ही योग्य प्रोफेसर ने मुझे बताया वे एक पुस्तक लिखने की योजना बना रहे हैं। वे कुछ दशक पहले के एक विवादास्पद व्यक्ति की जीवनी लिखना चाहते थे। उनके विचार न सिर्फ रोचक थे बल्कि शानदार थे। उनमें दम था, लोगों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता थी। प्रोफेसर को पता था वो क्या कहना चाहते थे और उन्हें अपनी बात किस तरह कहनी चाहिए। इस पुस्तक के पूरे होने पर उन्हें अंदरूनी संतोष तो मिलता ही, साथ ही प्रतिष्ठा और पैसा भी काफी मिलता। पिछले साल मैं उसी मित्र से फिर मिला और मैंने अनजाने में उससे ये पूछ लिया क्या उसकी पुस्तक पूरी हो गई। यह मूर्खतापूर्ण सवाल था क्योंकि इससे मैंने उसके पुराने घाव को कुरेद दिया था। नहीं, वह पुस्तक नहीं लिख पाया। कुछ समय तक तो वो यही सोचता रहा कि वो इसका क्या कारण बताए। आखिरकार उसने कहा वो बेहद व्यस्त था, उसके पास दूसरी जिम्मेदारियां थीं और इसलिए उसे पुस्तक लिखने की फुर्सत ही नहीं मिली। वास्तव में प्रोफेसर ने इस विचार को अपने मानसिक कब्रिस्तानों में गहरे दफना दिया था। उसने अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को बढ़ने दिया था। उसने ये कल्पना कर ली थी उसे पुस्तक लिखने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी और उसे कई त्याग भी करने होंगे। उसने उन सभी कारणों पर विचार कर लिया था जिनके कारण उसकी योजना असफल हो सकती थी। विचार महत्वपूर्ण था, हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अगर हमें कुछ भी बनाना है या सुधारना है तो उसकी पहली शर्त यह है हमारे पास विचार हों। सफलता उस आदमी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती जिसके पास विचार नहीं होते, परंतु हम इस बिंदु को अच्छी तरह समझ लें। केवल विचारों का ही महत्व नहीं होता, विचारों का महत्व तभी होता है जब उन पर अमल किया जाए। अगर आपके मन में ये विचार आता है आप अपने बिजनेस को किस तरह बढ़ाएं, तो केवल विचार करने भर से आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ जाता। हर दिन हजारों लोग अच्छे विचारों को दफनाते रहते हैं क्योंकि उनमें उन पर अमल करने की हिम्मत नहीं होती और इसके बाद उन विचारों के भूत उन्हें सताने के लिए आ जाते हैं। इन दो विचारों को अपने दिमाग में गहरे बैठ जाने दें। पहली बात तो ये कि अपने विचारों पर अमल करके उन्हें मूल्यवान बनाइए, चाहे विचार कितना ही अच्छा हो। यदि आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपको जरा भी लाभ नहीं होगा। दूसरी बात यह है अपने विचारों पर अमल करिए और मन को शांति हासिल कीजिए। किसी ने एक बार कहा था सबसे दुखद शब्द है काश मैंने ऐसा किया होता। हर दिन आप किसी न किसी को ऐसी बात करते सुने होंगे, अगर मैं 1952 में इस बिजनेस में गया होता तो आज मैं लाखों में खेल रहा था। यह मुझे लगता था ऐसा ही होगा। काश मैंने उस वक्त अपने दिल की बात सुनी होती। अगर अच्छे विचार पर अमल ना किया जाए तो उससे काफी मनोवैज्ञानिक पीड़ा भी होती है, परंतु अगर अच्छे विचार पर अमल किया जाए तो उससे हमें मानसिक शांति भी मिलती है। क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है तो फिर देर किस बात की, उस पर अमल कीजिए। काम करके डर का इलाज कीजिए और आत्मविश्वास हासिल कीजिए। यह याद रखने लायक बात है, काम करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता और प्रबल होता है, काम ना करने से डर बढ़ता है और प्रबल होता है। इसलिए डर को दूर करने के लिए उस काम को कर दीजिए। अपने डर को बढ़ने का लिए इंतजार करते रहिए, काम को टालते रहिए, बाद में करने की सोचिए। एक बार मैंने एक युवा पैरा टूपर इंस्ट्रक्टर के मुंह से सुना कूदने में कोई दिक्कत नहीं है, कूदने के पहले इंतजार करना वक्त मुश्किल आती है। जब कूदने का समय आता है तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आदमियों को ज्यादा सोचने का मौका ना मिले। कई बार ऐसा हुआ किसी प्रशिक्षु ने इस बारे में ज्यादा सोच लिया कि उसके साथ क्या बुरा हो सकता है और वो सोचकर घबरा गया। अगर हम उसे अगले ट्रिप में कूदने के लिए तैयार नहीं कर पाए तो वो जिंदगी में कभी पैरा टूपर नहीं बन पाएगा। आत्मविश्वास उसे तभी मिलेगा जब वो कूद जाएगा। जब तक वो कूदने से बचता रहेगा, उसे टालता रहेगा, तब तक वो डरता ही रहेगा। इंतजार करना विशेषज्ञों को भी नर्वस कर देता है। टाइम मैगजीन में लिखा गया था एडवर्ड आर मरो जो देश के बेहतरीन न्यूज रीडर हैं, जब टेलीविजन पर आने वाले होते हैं तो वे काफी नर्वस हो जाते हैं और उन्हें पसीने आने लगता है, परंतु एक बार वे काम में जुट जाते हैं तो फिर उनका डर काफी हो जाता है। कई अभिनेता भी इसी तरह की प्रतिक्रिया से गुजरते हैं। सभी इस बारे में एकमत हैं कि स्टेज के डर का एक ही इलाज है, स्टेज पर उतरना या कर्म करना। जनता के सामने मंच पर आ जाने के बाद डर, चिंता, तनाव सब दूर हो जाता है। कर्म से डर दूर हो जाता है। एक बार हम अपने दोस्त के घर गए जहां उसका 5 साल का बच्चा सोने के आधे घंटे बाद ही जाग गया और रोने लगा। बच्चे ने एक डरावनी फिल्म देखी थी और उसे डर लग रहा था कि वो राक्षस आकर उसे उठा ले जाएगा। बच्चे के पिता ने उसे समझाया कि तरीका लाजवाब है,
फिक्र मत करो बेटे, कोई भी तुम्हें कहीं उठाकर नहीं ले जाएगा, चुपचाप सो जाओ। इसके बजाय उसने सकारात्मक कर्म किया। उसने बच्चे के सामने सारी खिड़कियों की जांच की और इससे बच्चे को यह विश्वास हो गया सभी खिड़कियां अच्छी तरह बंद है। इसके बाद उसने बच्चे की प्लास्टिक की बंदूक उसके पास के टेबल पर रख दी और कहा, बिली, वैसे अगर तुम्हें कोई दिक्कत आए तो ये बंदूक तुम्हारे पास ही रखिए। अब जाकर छोटे बच्चों को चैन मिला, उसका डर दूर हुआ। 4 मिनट बाद ही वो गहरे नींद में सो गया। कई डॉक्टर लोगों को हानि रहित निष्क्रिय दवाइयां इसलिए देते हैं ताकि उनके मन को संतोष रहे। लोग डॉक्टर से नींद की गोली मांगते हैं, डॉक्टर ने झूठ मूठ की नींद की गोली पकड़ा देता है। लोगों को गोली निगलने के बाद ऐसा लगता है उन्हें अच्छी नींद आती है, हालांकि गोली में कोई दवाई नहीं थी। इसके बावजूद उन पर इसका मनोवैज्ञानिक असर होता है और उन्हें अपनी तबीयत अच्छी महसूस होती है। ये स्वाभाविक है कि हमें किसी न किसी तरह का डर सताए। इसका सामना करने के आम तरीके कई बार आपको कारगर नहीं लगेंगे। मैं कई सेल्समैनों से मिला हूं जिन्होंने डर का इलाज करने की कोशिश की है। जैसे उन्होंने ग्राहक के घर के चारों तरफ 3 चक्कर लगाए और यह कॉफी ज्यादा पिए, परंतु उन चीजों से समस्या हल नहीं होती। इस तरह के डर को दूर करने का, बल्कि किसी भी तरह के डर को दूर करने का एकमात्र तरीका यह है कि उस काम को कर दिया जाए। अगर आपके पास किसी का फोन करने में डर लगता है तो आपका फोन कर दीजिए और आपका डर गायब हो जाएगा। अगर आप इसे टालते जाएंगे तो आपके लिए फोन करना दिनों दिन मुश्किल होता जाएगा। डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाने के लिए आपको घबराहट होती है, जाइए और अपनी चिंता दूर हो जाएगी। हो सकता है आपको कोई गंभीर बीमारी ना हो, अगर हो भी तो कम से कम आपको यह तो पता चल जाएगा आप किस हालत में हैं। अगर आप अकेले चेकअप को टालते रहेंगे तो आपका डर बढ़ता जाएगा और एक न एक दिन आपको सचमुच इसी डर और चिंता के कारण बीमारी बढ़ जाएगी। अगर आपको अपने बॉस के साथ किसी समस्या पर चर्चा करने में डर लगता है तो चर्चा कर लें और आप पाएंगे कि आपकी चिंताएं चुटकियों में दूर होगी। आत्मविश्वास जगाइए, कर्म करके डर को दूर भगाइए। अपने मानसिक इंजन को चालू करें मशीनी तरीके से। एक युवक लेखक बनना चाहता था, परंतु उसने जो कुछ लिखा था वो सफल लेखक नहीं कहा जा सकता। इस लेखक ने मेरे सामने यह स्वीकार किया, मेरी समस्या यह है मैं कई बार पूरा दिन या पूरा हफ्ता निकल जाता है और मैं एक पेज भी नहीं लिख पाता। उसने कहा, लेखन रचनात्मक कार्य है, इसके लिए आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए, आपका मूड होना चाहिए। ये सच है, लेखक रचनात्मक कार्य है, परंतु मैं आपको एक सफल लेखक की बात बताना चाहता हूं जिसने कहा था यही वो राज की बात है जिसके कारण वो इतना सफल लेखक बन पाया। मैं दिमाग की मजबूर करने वाली तकनीक का इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास हर काम की डेडलाइन मौजूद होती है और मैं प्रेरणा के आसमान से उतरने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं मूड के सही होने का इंतजार भी नहीं कर सकता, मुझे मूड बनाना पड़ता है। ये रहा मेरा तरीका। मैं अपने टेबल कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, फिर मैं अपनी पेंसिल उठाकर लिखने बैठ जाता हूँ। जो भी मन में आता है मैं लिखने लगता हूँ। मैं हाथ चलाता हूँ और कुछ समय बाद मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरा मस्तिष्क सही दिशा में चला जाता है और मुझे प्रेरणा मिल जाती है। मेरा सचमुच लिखने का मूड बन जाता है। कई बार जब भी मैं लिख रहा होता हूँ तभी मेरे दिमाग में अचानक जोरदार विचार आते हैं, परंतु ऐसे विचार मेरे लिए बोनस की तरह हैं। ज्यादातर अच्छे विचार मेरे दिमाग में तभी आते हैं जब मैं काम करने बैठ जाता हूँ। कर्म होने से पहले कर्म करना पड़ता है, यह प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज अपने आप शुरू नहीं होती। ये यंत्र भी नहीं जिसका आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर होगा, परंतु आपको अपना मनचाहा तापमान तो चुनना ही पड़ेगा। आपकी कार अपने आप गियर बदल लेती है, परंतु उससे पहले आपको सही लेवर दबाना पड़ता है। ये सिद्धांत दिमाग के कर्म के बारे में भी सही है। आपको अपने दिमाग को सही गियर में लाना होगा, तभी आपके लिए एक सही काम करेगा। एक युवा सेल्स मैनेजर ने बताया वो किस तरह अपने सेल्समैनों को मशीनी तरीके से दिन शुरू करने का प्रशिक्षण देता है। हर सेल्समैन जानता है घर जाकर सामान बेचने वाले सेल्समैनों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर सेल्समैन को सुबह की पहली बिक्री से डर लगता है। वो जानता है कि उसका दिन भारी गुजरेगा, इसलिए वो पहले घर का दरवाजा खटखटाने से बचता रहता है। वो 2 कप कॉफी ज्यादा पीता है। वो अड़ोस पड़ोस में फालतू घूमता रहता है और दर्जनों बेकार काम करता है, सिर्फ इसलिए वो पहले घर का दरवाजा खटखटाने से बच सके। मैं हर नए आदमी को इस तरह सिखाता हूं। मैं उसे बताता हूं कि शुरू करने का एक ही तरीका आता है, वह शुरू करना। काम को टालो मत, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, बस शुरू कर दो। अपनी कार खड़ी करो, अपना सैंपल केस दिखाओ, दरवाजे तक जाओ, घंटी बजाओ, मुस्कुराओ, गुड मॉर्निंग कहो और अपनी बात मशीनी तरीके से ग्राहक के सामने रखो और इसके बारे में ना तो ज्यादा चिंता करो ना ही सोचो। इस तरह दिन शुरू करने से आपकी हिचक दूर हो जाती है। दूसरे तीसरे घर के दरवाजे के सामने पहुंचते पहुंचते आपका दिमाग पैना हो जाएगा और आपकी परिस्थितियां अपने आप प्रभावी हो जाएंगी। एक आदमी ने कहा था जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या गर्म बिस्तर से निकलकर ठंडे कमरे में आना था, और उसकी बात में दम था। आप जितनी देर तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे और सोचते रहेंगे कि बाहर निकलना कितना कष्टदायक है, ऐसा करना आपके लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इस तरह की सीधी सीधी सी बात भी जिसमें आपको अपने चादर हटाकर अपने पैरों को फर्श पर रखना है, आपको डर लगता है। संदेश स्पष्ट है, जो लोग दुनिया में कुछ कर गुजरते हैं वे इस बात का इंतजार नहीं करते कब उनका मूड सही होगा, बल्कि वे मूड को सही करने के सामर्थ्य रखते हैं। वो 2 प्रयोग कीजिए। पहला, छोटे परंतु कष्टदायक कामों को करने के लिए मशीनी तरीके का इस्तेमाल कीजिए।
उस काम के बुरे पहलुओं के बारे में सोचने के बजाय आप बिना सोचे उस काम को करना शुरू कर दें। शायद ज़्यादातर महिलाओं को बर्तन साफ करना सबसे कष्टदायक काम लगता होगा। मेरी माँ भी इसकी अपवाद नहीं थी, परंतु उन्होंने इस काम को फुर्ती से निपटाने का मशीनी तरीका ईजाद कर लिया था ताकि इसके बाद वे अपना मनचाहा काम कर सके। जब वे डाइनिंग टेबल पर जाती थी तो वे मशीनी अंदाज में बर्तन इकट्ठे कर लेती थी और उन्हें साफ करना शुरू कर देती। कुछ ही मिनटों में वह इनका काम खत्म हो जाता था। क्या यह तरीका बर्तन सिंक में जमा करने, रखने और उन्हें देख देख कर चिंता करने से बेहतर नहीं है? आज ये करके देखें। एक ऐसा काम चुन लें जो आपको नापसंद है, फिर बिना उस बारे में सोचे या बिना उससे डरे उस काम को कर दें। नापसंदगी के छोटे छोटे कामों को करने का यही तरीका सबसे प्रभावी है। दूसरा, अगला कदम यह है कि आप विचार करने, योजना बनाएं, समस्या सुलझाने और दूसरे दिमागी कामों के लिए भी मशीनी तरीके का इस्तेमाल करें। आप मूड बनने का इंतजार करें, इसके बजाय बेहतर ये है कि आप बैठ जाएं और अपने मूड को बना लें। यही एक खास तकनीक दी जा रही है जो आपको काफी मदद करेगी। पेंसिल और कागज का इस्तेमाल करिए। 5 सेंट की छोटी सी पेंसिल दुनिया का सबसे महान एकमात्र यंत्र है। अगर मुझे ये बहुत शानदार साउंड प्रूफ ऑफिस और पेंसिल कागज में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं यकीनन पेंसिल और कागज को चुनूंगा। पेंसिल और कागज से आप अपने दिमाग को किसी समस्या से बांध सकते हैं। जब आप किसी विचार को कागज पर लिखते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने आप उस विचार पर केंद्रित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग एक साथ 2 काम नहीं कर सकता। एक ही समय पर आपका दिमाग एक विचार को सोचे और दूसरे विचार को लिखे, ये नहीं हो सकता। और जब आप कागज पर कुछ लिखते हैं तो आप दरअसल अपने दिमाग पर लिख रहे हैं। परीक्षणों से साबित हो चुका है, अगर आप कागज पर लिखकर कोई चीज याद करते हैं तो वह आपको लंबे समय तक और ज्यादा अच्छी तरह याद रहती है। और एक बार आप एकाग्रता के लिए पेंसिल और कागज की इस तकनीक में पारंगत हो जाएं तो फिर आप शोरूल के माहौल में भी सोच सकेंगे। जब आप सोचना चाहें तो लिखना शुरू कर दें या डायग्राम बनाना शुरू कर दें। अपने मूड को बनाने का यह बेहतरीन तरीका है। अब मैं आपको सफलता का जादुई फार्मूला बताना चाहता हूं। कल, अगले सप्ताह, बाद में और किसी दिन, फिर किसी समय, ये सभी असफलता के शब्द कभी नहीं के पर्यायवाची हैं। बहुत सारे अच्छे सपने कभी सच नहीं हो पाए थे क्योंकि हम यही कहते रह जाते हैं, मैं इसे किसी दिन शुरू करूंगा, जबकि हमें ये कहना चाहिए, मैं इसे अभी शुरू करता हूं। एक उदाहरण लें, पैसे बचाने का। हर आदमी मानता है पैसा बचाने एक अच्छी बात है, परंतु ये अच्छी बात है इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग योजनाबद्ध तरीके से बचत करते हैं और निवेश करते हैं। कई लोगों का बचत करने का इरादा तो होता है, परंतु बहुत कम लोग अपने इरादों पर अमल कर पाते हैं। एक युवा दंपति ने इस तरह बचत करना शुरू किया। बिल की तनख्वाह $1000 थी, परंतु वो और उसकी पत्नी जीनत हर माह $1000 खर्च भी कर डालते थे। दोनों ही बचत करना चाहते थे, परंतु कोई न कोई ऐसा कारण आ जाता था जिससे वे कभी बचत नहीं कर पाए। सालों तक वे सोचते रहे, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, जब हम बचत करना शुरू करेंगे, जब हमारी अमुक चीज की किस्तें खत्म हो जाएंगी, तब हम बचत करना शुरू करेंगे। अगले महीने, अगले साल, आखिरकार जेनेट को बचत करने की अपनी असफलता पर गुस्सा आ गया। उसने बिल से कहा, देखो बिल, हम कभी बचत कर पाएंगे नहीं। बिल ने जवाब दिया, हाँ हमें करना तो है, परंतु हम अभी कर ही क्या सकते हैं। परंतु इस बार जेनेट करो या मरो वाले मूड में थी। हम सालों से बचत करने की सोच रहे हैं, हम इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि हमने यह सोच कर रखा है हमने बचत नहीं होगी। इसके बजाय अब हम ये सोचना शुरू कर देंगे हम बचत कर सकते हैं। मैंने आज एक विज्ञापन देखा, इसमें लिखा था कि अगर हम हर महीने $100 भी बचाते हैं तो 15 सालों में हमारे पास $18,000 जमा हो जाएंगे और उसके साथ ही हमें $6600 ब्याज भी मिलेगा। विज्ञापन में यह भी लिखा था, खर्च करने के बाद बचत करना मुश्किल होता है, जबकि बचत करने के बाद तनख्वाह खर्च करना आसान होता है। अगर तुम साथ हो तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी तनख्वाह का 10% हम शुरू में ही बचत खाते में डाल देंगे। अगर महीने के आखिर में हमें फाके भी करने पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल, इस तरह अगर हम ठान लें तो हम बचत कर सकते हैं। बिल और जेनेट को कुछ महीनों तक तो मुश्किल आई, परंतु जल्द ही उन्होंने अपने नए बजट के हिसाब से आसानी से घर चलाना सीख लिया। अब बचत करने में भी उनको उतना ही मजा आता है जितना उन्हें पहले खर्च करने में आता था। किसी दोस्त को चिट्ठी लिखना चाहते हैं, अभी लिख दें, आपके पास एक विचार आया है और आपका बिजनेस किस तरह बढ़ सकता है, उस विचार को अभी प्रस्तुत कर दें। बेंजामिन फ्रैंकलिन की सलाह याद करें, कल पर वो काम ना टालें जिसे आप आज कर सकते हैं। याद रखें, अभी काम करने का तरीका सफलता का तरीका है, जबकि फिर किसी दिन या फिर कभी काम करने का सोच असफलता का तरीका है। एक दिन मैं अपने पुराने बिजनेस मित्र से मिलने गया। वो एक कॉन्फ्रेंस में अभी हाल लौटी थी। जब मैंने उसे देखा तो मैंने महसूस किया कि वो किसी बात से परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी निराश थी और मेरा अनुमान सही था। उसने आते ही कहा, मैंने आज सुबह मीटिंग की क्योंकि मैं चाहती थी कंपनी की पॉलिसी में जो बदलाव प्रस्तावित है उसके बारे में कुछ मदद मिल सके। परंतु मुझे किस तरह की मदद मिली? मेरे साथ 6 लोग मीटिंग में थे और केवल एक ही आदमी ने अपने विचारों का योगदान दिया। 2 और लोगों ने बोला, परंतु उन्होंने सिर्फ मेरे शब्दों को दोहरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पत्थर से सिर फोड़ रही थी। मैं ये नहीं जान पाई कि प्रस्तावित पॉलिसी परिवर्तन के बारे में लोगों की क्या राय थी। दरअसल उसने आगे कहा, होना ये चाहिए था हर आदमी मुझे ये बताता कि वो क्या सोचता था।
आखिरकार इससे उन सभी को प्रभावित होना था। मेरे मित्र को मीटिंग में कोई मदद नहीं मिली, परंतु अगर आप मीटिंग खत्म होने के बाद हॉल में जाते तो आपको उन्हीं चुप्पी लोगों के मुंह से इस तरह की टिप्पणियां सुनने को मिल जाती। मेरी इच्छा तो हुई थी मैं कुछ कह दूं, किसी ने ये क्यों नहीं कहा। मुझे नहीं लगता हमें आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर पत्थर टाइप के लोग जो मीटिंग रूम में चुपचाप बैठे रहते हैं, मीटिंग के बाद बहुत बोलते हैं। जब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वक्त निकल जाता है तो वे जागते हैं और सक्रिय रहते हैं। बिजनेस मीटिंग में लोग आपकी राय, आपके विचार जानना चाहते हैं। जो आदमी अपनी राय को अपने दिमाग की तिजोरी में ही बंद रखता है, वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलाता है। बोलने की आदत डालें। हर बार जब आप बोलने के लिए खड़े होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। अपने रचनात्मक विचारों के साथ आगे बढ़िए। हम सभी जानते हैं कॉलेज के विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी किस तरह करते हैं। जो नाम के एक विद्यार्थी ने भी शाम को बहुत पढ़ने का फैसला किया, क्योंकि अगले दिन उसकी परीक्षा थी। यहाँ यह बताया गया कि उसके फैसले का क्या हुआ और उसकी शाम किस तरह गुजरी। जो शाम को 7 बजे पढ़ने के लिए तैयार था, परंतु उसका डिनर कुछ भारी हो गया, इसलिए उसने सोचा कुछ देर टीवी देख ले। कुछ देर करते करते उसने 1 घंटे तक टीवी देखा, क्योंकि सीरियल उसे पसंद आ गया। 8 बजे वो अपने टेबल पर बैठ गया, परंतु तत्काल ही उठ गया, क्योंकि उसे अचानक याद आया उसे अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करना है। इसने 40 मिनट लग गए। उसने पूरे दिन उससे बात नहीं की थी। किसी का फोन आ गया जिसमें 20 मिनट लग गए। अपने डेस्क पर आते आते जो की इच्छा हुई कि वो पिंग पोंग खेल ले, इसमें 1 और घंटा बर्बाद हो गया। पिंग पोंग खेलने के बाद उसे पसीना आ गया, इसलिए वो नहा भी गया। नहाने के बाद उसे भूख लगी, क्योंकि पिंग पोंग और नहाने के बाद भूख लगना स्वाभाविक था। और इस तरह उसकी शाम बर्बाद हो गई। उसके इरादे तो अच्छे थे, परंतु वो इरादों पर अमल नहीं कर पाया। आखिरकार 1 बजे रात को उसने अपनी पुस्तक खोली, परंतु उसे इतनी नींद आ रही थी कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने नींद के आगे हार मान ली। अगली सुबह उसने अपने प्रोफेसर को बताया, मुझे लगता है आप मुझे अच्छे नंबर देंगे। मैंने इस परीक्षा के लिए सुबह 2 बजे तक पढ़ाई की है। जो कर्म करने में नहीं जुटा, क्योंकि उसने कर्म करने की तैयारी में बहुत समय बर्बाद कर दिया। और जो ही ज्यादा तैयारी का एकमात्र शिकार नहीं है, जो नाम का सेल्समैन या एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल वर्कर, जो सिफाइन नाम की हाउसवाइफ, ये सभी इसी तरह की तैयारी करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले वे इसलिए गपशप करते हैं, काफी पीते हैं, पॉलिश तेज करते हैं, पढ़ते हैं, मेज साफ करते हैं, टीवी देखते हैं और कई ऐसी चीजें करते हैं जिनमें फालतू का समय बर्बाद होता है। मेरे पड़ोस में ही एक नई कॉलोनी बन रही थी जो लगभग 2/3 बन चुकी थी, परंतु इसके बाद उसका विस्तार ठप हो गया। कुछ ऐसे परिवार वहां रहने आ गए जो लापरवाह लोग थे। इससे अच्छे परिवारों को उस जगह से अपना मकान बेचकर जाना पड़ा। जैसा अक्सर होता है, परवाह करने वाले लोगों को भी लापरवाह लोगों की सोहबत का असर हुआ और पूरी कॉलोनी ही लापरवाह हो गई। परंतु हैरी एल ऐसा नहीं हुआ। वो माहौल की परवाह करता था और उसने फैसला किया कि वो इसे अच्छी कॉलोनी बनाने के लिए संघर्ष करेगा। हैरी ने अपने कुछ दोस्तों से बात की। उसने बताया कि वह कॉलोनी एक बेहतरीन कॉलोनी बन सकती है, परंतु इसके लिए प्रयास करने होंगे, वरना यह 3rd क्लास कॉलोनी बनकर रह जाएगी। हैरी को उत्साह और पहल का स्वागत हुआ। जल्दी वहां पर साफ सफाई शुरू हो गई। बगीचे की योजना पर काम शुरू हो गया। वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गया। स्विमिंग पूल भी बन गया। लापरवाह परिवार भी उत्साही समर्थक बन गए। पूरी कॉलोनी में एक नई जान आ गई। अब वहां से निकलने पर दिल खुश हो जाता है। इससे पता चलता है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति चाहे जो नरक को भी स्वर्ग में बदल सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में एक नया डिपार्टमेंट बनना चाहिए, या आपकी कंपनी को बाजार में एक नया सामान लाना चाहिए, या किसी और तरीके से तरक्की करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो उस विचार के लिए संघर्ष कीजिए। क्या आपको लगता है कि आपकी चर्च को नई इमारत की जरूरत है? अगर हाँ, तो इसके लिए पहल और संघर्ष कीजिए। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर लगने चाहिए? अगर हाँ, तो इसके लिए पहल कीजिए और ऐसा संभव बनाइए। और आप इस बात को जान लें, क्योंकि हर संघर्ष शुरुआत में एक आदमी का संघर्ष ही होता है, परंतु अगर विचारों में दम हो तो जल्द ही बहुत से लोग आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति बनिए, स्वयंसेवी बनिए। हम में से हर एक के जीवन में ऐसा मौका आया है जब हम किसी संस्था में स्वयंसेवक करना चाहते होंगे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। कारण क्या था? डर। यह डर नहीं कि हम काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि यह डर कि लोग बात क्या कहेंगे, यह डर कि लोग हम पर हंसेंगे, हमें जुगाड़ू कहेंगे, हमें महत्वाकांक्षी समझेंगे। यह डर कि लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। यह स्वाभाविक है कि आप लोगों का समर्थन, उसकी तारीफ करें, परंतु खुद से पूछें, मैं किन लोगों की तारीफ करना चाहता हूं? उन लोगों की जो मुझ पर ईर्ष्या करने के कारण हंसते हैं, या लोगों की जो कर्मठता से काम करने में सफल होते हैं? सही विकल्प क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है। स्वयंसेवी अलग दिख जाता है। जो आदमी काम करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। वे मान लेते हैं कि वो जानता है वो क्या कर रहा है। मैंने किसी की तारीफ इस बात के लिए नहीं सुनी। वो आदमी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। वो आदमी काम नहीं करता, या जब तक उसे बताया ना जाए वो कुछ नहीं करता। क्या आपने इन बातों के लिए तारीफ होते देखी है? यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है। ये शुरू होता है अध्याय नंबर 11, हार को जीत में कैसे बदलें।
सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे लोग जो गरीब इलाकों या झुग्गी बस्तियों में काम करते हैं, उनका कहना है कि इन दयनीय लोगों की उम्र, धार्मिक आस्था, शिक्षा और पृष्ठभूमि अलग अलग होती हैं। इनमें से कई नागरिक आश्चर्यजनक रूप से युवा होते हैं, कई बूढ़े होते हैं, कुछ कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं, कुछ बिल्कुल अशिक्षित होते हैं, कई शादीशुदा होते हैं, कई कुंवारे होते हैं। परंतु गरीबी के दलदल में रहने वाले सभी असफल लोगों में एक बात समान होती है, हर आदमी हारा हुआ है, पिटा हुआ है, चोट खाया हुआ है। हर एक ने जीवन में ऐसी समस्याओं को झेला है जिनके आगे वो घुटने टेक चुका है। वह आपको उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में बताने के लिए उत्सुक है, व्याग्र है, जो उसकी जिंदगी का वाटरलू साबित हुई। मानवीय अनुभव की दास्तानें, मेरी पत्नी मेरा घर छोड़कर भाग गई से लेकर मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया था और मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं बची थी, से लेकर मैंने 2-1 काम ऐसे किए जिससे मेरा सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और मैं यहाँ चला आया। जब हम स्किन रो यानी असफलता के दलदल से ऊपर चलकर मिस्टर और मिसेज औसत आदमी के इलाके में पहुंचते हैं तो हम जीवन स्तर में स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। परंतु हम एक बार फिर ये देखते हैं कि मिस्टर औसत आदमी भी अपने औसत परिस्थितियों के लिए मूलतः वही कारण बताते हैं जो मिस्टर असफल ने बताए थे। अंदर से मिस्टर औसत आदमी हारे हुए महसूस करते हैं। जिन परिस्थितियों में वे चोट खाए हैं उनके घाव अब भी नहीं भरे हैं। अब वे अति सावधान हो गए हैं और वे रुक रुक कर चलते हैं, सीना तान कर नहीं चलते, विजय सेनापति की तरह सिर उठाकर नहीं चलते, बल्कि हारे हुए असंतुष्ट सिपाही की तरह सिर झुकाकर चलते हैं। वे हारा हुआ महसूस करते हैं, परंतु वे अपनी औसत जिंदगी की सजा काटने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वे अपनी तकदीर को दोष देते हैं। हर आदमी ने भी हार के सामने समर्पण कर दिया है, परंतु इसने वो समर्पण तार्किक रूप से, अच्छे ढंग से, सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके से किया है। अब जब हम सफलता की कम भीड़ वाली दुनिया में ऊपर चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ भी हर तरह की पृष्ठभूमि से आए हुए लोग मौजूद हैं। कारपोरेट एग्जीक्यूटिव या प्रसिद्ध मंत्री या सरकारी अधिकारी, हर क्षेत्र के चोटी के लोगों को देखने पर हम पाते हैं ये लोग गरीबी घरों, अमीर घरों, बिखरे हुए परिवारों, मजदूर परिवारों, खेतिहर घरों और झोपड़ियों से यानी हर पृष्ठभूमि से आए हैं। समाज का नेतृत्व करने वाले ये लोग हर उस कठिन परिस्थिति को झेल चुके हैं जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं। हर मामले में मिस्टर असफल, मिस्टर औसत और मिस्टर सफल में महानता हो सकती है। उम्र, बुद्धि, पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता या कोई और चीज जो आपके दिमाग में आए, इन सभी बातों में इन लोगों में कोई अंतर नहीं होता, परंतु इनमें एक बड़ा फर्क होता है। उन लोगों का हार के बारे में नजरिया अलग अलग होता है। जब मिस्टर असफल गिर जाते हैं तो वे दोबारा नहीं उठ पाते, वे वहीं पड़े रहते हैं, कराहते हुए, अपनी चोट को सहलाते हुए। मिस्टर औसत अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और रेंगने लगते हैं, और जब वे थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं तो फिर उठकर दूसरी दिशा में दौड़ लगा देते हैं ताकि वे दोबारा न गिरें। परंतु मिस्टर सफल जब गिरते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। वे तत्काल उठ खड़े होते हैं, सबक सीखते हैं, गिरने के बाद भूल जाते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मेरा एक करीबी दोस्त बहुत ही सफल मैनेजमेंट सलाहकार है। जब आप उसके ऑफिस में कदम रखते हैं तो आपको सचमुच ऐसा लगता है कि आप किसी पॉश इलाके में आ गए हैं। फर्नीचर इतना शानदार होता है, गलीचे इतने आलीशान, ग्राहक इतने महत्वपूर्ण और माहौल इतना व्यस्त कि आप पहले ही नजर में अनुमान लगा सकते हैं उसकी कंपनी बहुत सफल और समृद्ध होगी। कोई आलोचक ये कह सकता है इस तरह का माहौल चालाक आदमी आसानी से बना सकता है, परंतु आलोचक गलत है। इस तरह का माहौल चालाक आदमी ने नहीं बनाया। यह माहौल किसी प्रतिभाशाली या अमीर या खुशकिस्मत आदमी ने भी नहीं बनाया। यह माहौल सिर्फ शब्द के प्रयोग में मुझे संकोच होता है, क्योंकि सिर्फ का मतलब आपको बहुत थोड़ा लग सकता है। एक लगनशील आदमी ने बनाया जिसने कभी ये नहीं सोचा कि वो हार गया है। इस समृद्ध और प्रतिष्ठित कंपनी के पीछे उस आदमी की कहानी जिसने ऊपर आने के लिए संघर्ष किया। बिजनेस के शुरुआती 6 महीनों में उसने अपने 10 साल की बचत गंवा दी। वो कई महीनों तक अपने ऑफिस में ही रहा क्योंकि उसके पास किराए के घर के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई अच्छी नौकरियों का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वो चाहता था वो अपने लक्ष्य को हासिल करे। जितनी बार उसके संभावित ग्राहकों ने उसे हाँ कहा, उससे 100 गुना ज्यादा लोगों ने ना कहा। सफल होने के लिए उसने 7 साल कड़ी मेहनत की, परंतु मैंने इस दौरान एक बार भी उसके मुंह से शिकायत नहीं सुनी। वो कहता था, डेव, मैं सीख रहा हूँ, इस बिजनेस में काफी प्रतियोगिता है और चूंकि अप्रत्यक्ष बिजनेस है इसलिए बेचना मुश्किल है, परंतु अब मैं सीख रहा हूँ। और उसने इसे सीख ही लिया। एक बार मैंने अपने दोस्त से कहा इस अनुभव से उसको काफी ऊर्जा बाहर निकल जाती होगी, परंतु उसका जवाब था, नहीं, ये मेरे अंदर से कुछ निकाल नहीं रहा बल्कि मेरे अंदर कुछ भर रहा है। टू इज हु इन अमेरिका में लोगों की जीवनियां पढ़ें और आप पाएंगे कि जो लोग बहुत सफल हुए हैं उन्हें कई बार असफलताएं मिली हैं। सफल लोगों के इस अभिजात समूह ने विरोध सहन किया, लोगों के ताने सहे, राह में बाधाएं और तकलीफें झेली, असफलता का दौर झेला, व्यक्तिगत दुर्भाग्य सहा। महान लोगों की जीवनियां पढ़ें और आप यहाँ भी पाएंगे ये सभी लोग किसी न किसी मोड़ पर अपनी असफलताओं के सामने घुटने टेक सकते थे।
या इसके बजाय ऐसा करें, अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट की पृष्ठभूमि जानें या अपने शहर के मेयर की या किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लें जिन्हें आप सचमुच सफल मानते हो। जब आप गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस आदमी ने बहुत बड़ी असली बाधाएं पार की हैं और तब जाकर वो सफल हुआ है। बिना विरोध, मुश्किलों और असफलताओं के बड़ी सफलता हासिल करना संभव नहीं है, परंतु ये संभव है कि आप इन असफलताओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा बना लें। आइए देखें ऐसा किस तरह किया जा सकता है। मैंने व्यावसायिक एयरलाइनों के आंकड़े देखे जिनके मुताबिक लगभग 10 बिलियन मील की उड़ान में केवल एक दुर्घटना होती है। हवाई यात्रा आजकल बहुत ज्यादा सुरक्षित है। दुर्भाग्य से इसके बावजूद हवाई दुर्घटनाएं होती हैं, परंतु जब कोई दुर्घटना होती है तो सिविल एरोनॉटिक एडमिनिस्ट्रेशन तत्काल जांच शुरू कर देता है कि दुर्घटना का कारण क्या था। मीलों दूर तक फैले मलबे को इकट्ठा किया जाता है। विशेषज्ञों का समूह यह विचार करता है क्या हुआ होगा जिस वजह से यह दुर्घटना हुई। गवाह और जिंदा बचे लोगों से बातचीत की जाती है। जांच कई हफ्ते, कई महीने तक चलती है, जब तक कि सवाल का जवाब न मिल जाए, ये दुर्घटना क्यों हुई। एक बार सीएए के जवाब मिल जाता है तो तत्काल ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि फिर कभी इस तरह की दुर्घटना ना होने पाए। अगर दुर्घटना किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई थी तो उसी तरह के दूसरे जहाजों में उस तकनीकी दोष को दूर किया जाता है। अगर कोई यंत्र दोषपूर्ण था तो उसमें सुधार किया जाता है। आधुनिक हवाई जहाज में हजारों सुरक्षा यंत्र सीएए के इसी तरह की जांचों के परिणाम स्वरूप तैयार हुए हैं। सीएए के अध्ययन से हवाई यात्राएं पहले से ज्यादा सुरक्षित होती जाती हैं। असफलताओं से सीखने की प्रेरणा इसी को कहते हैं। डॉक्टर भी असफलता के सहारे बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन को सुनिश्चित करते हैं। अक्सर जब कोई मरीज किसी अनजान कारण से मरता है तो डॉक्टर ये जानने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं कि उसकी मौत का कारण क्या था। इस तरह से मानव शरीर की कार्यप्रणाली के बारे में ज्यादा जान पाते हैं और कई दूसरे लोगों की जिंदगियां बचा पाते हैं। मेरा एक दोस्त सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो हर महीने अपने सेल्समैनों का यह बताने के लिए एक मीटिंग करता है कि वे कोई महत्वपूर्ण बिक्री क्यों नहीं कर पाए। ग्राहक और सेल्समैन के बीच की पूरी वार्ता का विश्लेषण किया जाता है और यह सीखा जाता है किस तरह भविष्य में ऐसी गलतियां ना की जाएं जिनसे असफलता मिली। यही सफल फुटबॉल कोच भी करते हैं, जो जितने मैच हारते हैं उससे कहीं ज्यादा मैच जीतते हैं। वे भी अपने टीम के साथ हर मैच का विश्लेषण करते हैं और खिलाड़ियों को उनकी गलतियां बताते हैं। कई कोच तो हर मैच की वीडियो फिल्म भी बनवाते हैं ताकि टीम अपनी आंखों के सामने अपनी गलत चालों को देख सके। इसका उद्देश्य है टीम अगला मैच बेहतर खेले। सीएए के अधिकारी, सफल सेल्स एग्जीक्यूटिव, डॉक्टर, फुटबॉल कोच और हर क्षेत्र के प्रोफेशनल सफलता के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। हर असफलता से कुछ न कुछ बचा लो। जब हम असफल होते हैं तो हम भावनात्मक रूप से इतने दुखी और विचलित हो जाते हैं कि हम उससे सबक सीखना भूल जाते हैं। प्रोफेसर जानते हैं फेल होने के बाद विद्यार्थी की प्रतिक्रिया से ही सफलता की उसकी संभावना पता चलती है। जब मैं डेट्रॉइट में वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था तो मैंने एक सीनियर विद्यार्थी को फेल कर दिया था। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इससे विद्यार्थी को गहरा धक्का लगा। उसने ग्रेजुएशन के बाद की योजनाएं बना ली थी और इस कारण उसकी हंसी उड़ानी तय थी। उसके पास दो विकल्प थे, या तो एक साल और पढ़े और परीक्षा पास करे या फिर वह बिना डिग्री लिए कॉलेज छोड़कर चला जाए। मुझे आशा थी कि अपनी असफलता पर विद्यार्थी निराश होगा, शायद वो उत्तेजित भी हो। जब मैंने उसे समझाया वह असफल क्यों हुआ तो उसने यह माना कि उसने इस बार ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। परंतु उसने कहा मेरा पिछला रिकॉर्ड तो ठीक ठाक है, आपने उसे ध्यान में क्यों नहीं रखा। मैंने उसे बताया मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हम हर साल का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। मैंने ये भी जोड़ा कठोर शैक्षणिक नियमों के चलते नंबर तभी बढ़ाए जा सकते हैं जब जांचने वाले प्रोफेसर ने कोई गलती की हो। जब विद्यार्थी को यह पता चला उसके नंबर बढ़ाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो वह काफी गुस्सा हो गया। उसने कहा प्रोफेसर, मैं आपको इस शहर के 50 लोगों के नाम गिना सकता हूं जो बेहद सफल है पर वे कभी कॉलेज नहीं गए, न ही उनके पास कोई डिग्री है। ग्रेजुएशन की डिग्री का महत्व ही क्या है। परीक्षा में थोड़े खराब नंबर मिलने के कारण क्या मुझे मेरी डिग्री नहीं मिलेगी। भगवान का शुक्र उसने कहा बाहर की दुनिया में लोग बाग आप जैसे प्रोफेसर की तरह नहीं सोचते। इस टिप्पणी के बाद मैं 45 सेकंड तक रुका। मैंने सीखा कि जब आपकी आलोचना हो तो वाकयुद्ध से बचने का एक अच्छा तरीका जवाब देने में देरी करना है। फिर मैंने अपने विद्यार्थी से कहा तुम्हारी ज्यादातर बातें सही हैं। ऐसे कई बेहद सफल लोग हैं जिनके पास कॉलेज की कोई डिग्री नहीं है या जिन्होंने इस डिग्री का नाम तक नहीं सुना है, और यह तुम्हारे लिए भी संभव है कि तुम बिना डिग्री के जीवन में सफल हो जाओ। पूरे जीवन के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे फेल होने का तुम्हारे जीवन की सफलता या असफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है, परंतु फेल होने के प्रति तुम्हारे रवैये से बहुत फर्क पड़ सकता है। वो कैसे, उसने पूछा। मैंने जवाब दिया बाहर की दुनिया में भी लोग आपको उसी तरह नंबर देते हैं जैसे हम लोग देते हैं। वहां भी इसी बात का महत्व होता है आप अपने काम को कितनी अच्छी तरह करते हैं। बाहर की दुनिया में भी कोई आपको घटिया काम करने के लिए प्रमोशन नहीं देगा, ना ही आपकी तनख्वाह बढ़ाएगा। मैं एक बार फिर रुका ताकि उसे पूरी बात समझ में आ जाए। फिर मैंने कहा क्या मैं तुम्हें एक सुझाव दूं।
अभी तुम बहुत निराश हो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा, और अगर इस बात पर तुम उत्तेजित हुए हो तो मैंने उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना है। मैं चाहता हूँ तुम इस अनुभव को सकारात्मक तरीके से लो, ये तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखा सकता है। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इस सबक को सीख लो और आज से 5 साल बाद जाकर तुम्हें एहसास होगा ये तुम्हारे द्वारा सीखी गई जीवन की बहुमूल्य शिक्षाओं में से एक है। मैं जानकर खुश हुआ। कुछ ही दिनों बाद उस विद्यार्थी ने एक बार फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस बार वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ। इसके बाद वो खास तौर पर मुझसे मिलने आया और उसने मुझे बताया कि हमारी पहली वाली मुलाकात ने उस पर गहरा असर डाला था और उसने उस चर्चा से बहुत कुछ सीखा था। आपके कोर्स में फेल हो जाने से मैंने बहुत कुछ सीखा। उसने कहा, यह अजीब लगेगा प्रोफेसर, परंतु मैं खुश हूं और मैं पहली बार में पास नहीं हुआ। हम हार को जीत में बदल सकते हैं। सबक सीखो, उसे अपने जीवन में उतारो, पराजय की तरफ पीछे मुड़कर देखो और मुस्कुराओ। फिल्मों के शौकीन लोग महान अभिनेता बैरीमोर को कभी नहीं भूल पाएंगे। 1936 में बैरीमोर के नितंब में फ्रैक्चर हो गया। वो फ्रैक्चर कभी ठीक नहीं पाया। कई लोगों को लगा मिस्टर बैरीमोर की जिंदगी खत्म हो गई, परंतु नहीं, मिस्टर बैरीमोर को ऐसा नहीं लगा। उन्होंने इस बाधा को दूर करके अपने अभिनय की सफलता से भी बड़ी सफलता का रास्ता बना लिया। अगले 18 सालों तक दर्द के बावजूद उन्होंने व्हील चेयर पर बैठे बैठे दर्जनों सफल भूमिकाओं में अभिनय किया। 15 मार्च 1945 को डब्ल्यू कॉल्विन विलियम्स फ्रांस में एक टैंक के पीछे चल रहे थे। टैंक एक बारूदी सुरंग से टकराया, उसमें विस्फोट हुआ और इसमें मिस्टर विलियम्स हमेशा के लिए अंधे हो गए। परंतु ये दुर्घटना मिस्टर विलियम्स को पादरी और सलाहकार बनने के अपने लक्ष्य का पीछा करने से नहीं रोक पाई। जब उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया और वो भी ऑनर्स के साथ, तो विलियम्स ने कहा कि उनके विचार से उनका अंधापन उनके चुने गए करियर में एक वरदान साबित होगा। मैं कभी बाहरी चीजों को देखकर निर्णय नहीं लूंगा, इसलिए मैं हमेशा आदमी को दूसरा मौका दूंगा। मेरे अंधेपन से मुझे लाभ भी होगा। कोई आदमी कैसा भी दिखे, मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा। मैं इस तरह का इंसान बनना चाहता हूं जिसके पास कोई भी आ सके और बेझिझक अपने दिल की बात कह सके। क्या ये एक शानदार उदाहरण नहीं है? इस तरह क्रूर कटु हार को जीत में बदला जा सकता है। हार केवल एक मानसिक स्थिति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा एक दोस्त स्टॉक मार्केट में सफल और प्रसिद्ध निवेशक है। वो अपने निवेश के हर निर्णय को अपने अतीत के अनुभव के आधार पर लेता है। एक बार उसने मुझे बताया, जब मैंने 15 साल पहले निवेश करना शुरू किया तो मेरे हाथ कई बार जले। ज्यादातर शुरुआती लोगों की तरह मैं भी फटाफट अमीर बनना चाहता था, परंतु इसके बजाय मैं जल्द ही दिवालिया हो गया। परंतु इसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी। मुझे अर्थव्यवस्था के मूलभूत शक्ति का ज्ञान था और मैं जानता था लंबे समय में अच्छी तरह चुने गए शेयरों में निवेश करना समझदारी पूर्ण होता है। तो मैंने अपने शुरुआती बुरे निवेशों को अपनी शिक्षा की कीमत मान लिया। वो हंसते हुए कहता है। दूसरी तरफ मैंने ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो 1-2 मूर्खतापूर्ण निवेश करने के बाद शेयर विरोधी बन जाते हैं। अपनी गलतियों का विश्लेषण करने के बजाय और एक अच्छी संस्था से जुड़ने के बजाय वे इस गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने का मतलब है जुआ खेलना, एक ऐसा जुआ जिसमें देर से देर हर आदमी हारता है। हर असफलता से कुछ न कुछ बचाने का फैसला कीजिए। अगली बार जब नौकरी या घर में कोई गड़बड़ हो तो शांत हो जाए और ये पता लगाएं कि गड़बड़ कहाँ शुरू हुई थी। इससे आप उसी गलती को दोबारा करने से बच सकते हैं। अगर हम कुछ सीखें तो असफल होना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। हम इंसान भी अजीब होते हैं। अपनी सफलताओं का श्रेय तो हम पूरा लेना चाहते हैं। जब हम जीतते हैं तो हम पूरी दुनिया को इस बारे में बताना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है कि हम लोगों के मुंह से यह सुनना चाहें, यही वो आदमी जिसने इतना बड़ा काम किया है। परंतु अपने असफलता का श्रेय आदमी तत्काल किसी दूसरे के माथे मर देता है। जब सामान नहीं बिकता तो सेल्समैन ग्राहकों को दोष देते हैं। अफसरों के लिए स्वाभाविक है कि वे गलत काम होने पर कर्मचारियों और दूसरे अफसरों को दोष दें। घरेलू लड़ाइयों और समस्याओं के लिए पति अपनी पत्नियों को दोष देते हैं और पत्नियां अपने पति को। ये तो सच है कि इस जटिल संसार में दूसरे लोग हमें धक्का मारकर गिरा सकते हैं, परंतु ये भी सच है कि ज्यादातर बार हम खुद ही अपने आप को गिराते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत कमियों, व्यक्तिगत गलतियों के कारण हारते हैं। सफलता के लिए खुद को इस तरह तैयार करें, अपने आप को याद दिलाएं कि आप आदर्श और पूर्ण मनुष्य बनना चाहते हैं। जितना बनना इंसान के लिए संभव है। अपने आप को एक टेस्ट ट्यूब में रखकर निष्पक्ष दृष्टि से खुद का और अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें। ये देखें कि क्या आप में ऐसी कोई कमजोरी है जिसके बारे में आप जानते ना हो। अगर आप में ऐसी कमजोरी है तो उसे सुधारने के लिए कदम उठाएं। कई लोग खुद को देखने के इतने आदी हो जाते हैं कि वे सुधार की संभावना देखने में असफल हो जाते हैं। महान मेट्रोपोलिटन ऑपरेटर स्टार रीसे स्टीवंस ने रीडर्स डाइजेस्ट में कहा कि उसे सबसे अच्छी सलाह अपने जीवन का सबसे दुखद क्षण में मिली
अपने कैरियर की शुरुआत में मिस्टर स्टीवन मेट्रोपॉलिटन ऑपरेटर ऑडिशंस ऑफ द ईयर में असफल हो गई। हारने के बाद मिस्टर इवंस कड़वाहट से भरी हुई थी। मैं ये सुनना चाहती थी, उसने कहा, कि मेरी आवाज़ वास्तव में दूसरी लड़की से सचमुच बेहतर थी, कि निर्णायकों का फैसला गलत था, कि मैं इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि मेरे पास सोर्स नहीं था। परंतु मिस्टर स्टीवंस के टीचर ने कोई झूठी सांत्वना नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने मिस्टर स्टीवन से कहा, देखो बेटा, अपनी गलतियों का सामना करने की हिम्मत जुटाओ। हालांकि मैं आत्मदया के शब्द सुनना चाहती थी, मिस्टर स्टीवन ने कहा, परंतु अपने टीचर का शब्द बार बार मेरे कानों में गूंजते रहे। उस रात उन शब्दों ने मुझे जगा दिया। मैं तब तक नहीं सो पाई जब तक मैंने अपनी कमियों का सामना नहीं कर लिया। अंधेरे में लेटे लेटे मैंने खुद से पूछा, मैं क्यों असफल हुई, मैं अगली बार किस तरह जीत सकती हूँ। और मैंने माना मेरी आवाज़ की रेंज सचमुच उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए, और मुझे और भाषाएं सीखनी चाहिए, कि मुझे और ज़्यादा भूमिकाएं सीखनी चाहिए। मिस्टर स्टीवंस ने आगे बताया किस तरह अपनी कमियों का सामना करने से उसे न सिर्फ स्टेज पर सफलता मिली, बल्कि अपनी गलतियों को मानने से उसका ज़्यादा दोस्त भी बने और वो ज़्यादा लोकप्रिय भी हुई। खुद का अच्छा आलोचक होना अच्छी बात है, बशर्ते कि आलोचना रचनात्मक हो। इससे आपको व्यक्तिगत शक्ति और योग्यता बढ़ाने में मदद मिलती है, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। दूसरे को दोष देना विध्वंसात्मक है। सामने वाले की गलती साबित करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। रचनात्मक रूप से खुद की आलोचना करें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में ना हिचकिचाएं। सच्चे प्रोफेशनल्स बने, वे अपनी गलतियों और कमजोरियों को ढूंढते हैं, फिर उन्हें दूर करते हैं। इसी कारण वे सफल प्रोफेशनल्स बनते हैं। परंतु अपनी गलतियां सिर्फ इसलिए ना ढूंढे ताकि आप खुद के सामने ये बहाना बना सके, ये एक और कारण है जिससे मैं असफल होता हूं। इसके बजाय अपनी गलतियों को इस तरह से देखें, ये एक और तरीका है जिससे मैं जीत सकता हूं। महान अल्बर्ट हर्बार्ड ने एक बार कहा था, असफल आदमी वो होता है जिसने बड़ी गलतियां की है, परंतु जो अपने अनुभव से कुछ नहीं सीख पाया। अक्सर हम अपने असफलता के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम कहते हैं, अरे गेंद तो इसी तरह से टप्पे खाती है, और फिर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाते हैं। परंतु जरा रुके और सोचें, गेंद की उछाल की कोई ना कोई वजह होती है। गेंद बिना कारण की यूं ही किसी दिशा में नहीं उछलती। गेंद की उछाल 3 कारणों से होती है। एक तो गेंद, फिर जिस तरीके से इसे फेंका जाता है, और तीसरे जिस तरह से वो टकराती है। निश्चित भौतिक नियम गेंद की उछाल का कारण तय करते हैं। इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं होता। मान लें कि सीए एक रिपोर्ट जारी करे और कहे, हमें खेद है कि हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, परंतु हम क्या करें, गेंद तो इसी तरह से टप्पे खाती हैं। आप कहेंगे अब सीए को बदल देना चाहिए। या अगर कोई डॉक्टर किसी रिश्तेदार से कहे, मुझे खेद है मैं उसे बचा नहीं पाया, मैं नहीं जानता ऐसा कैसे हुआ, ये तो किस्मत की बात थी। जब आप या आपका कोई दूसरा रिश्तेदार बीमार होगा तो आप उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। गेंद तो इस तरह से टप्पे खाती है वाली शैली हमें कुछ नहीं सिखाती। जब हम अगली बार उसी तरह की परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम वही गलती करने से सिर्फ इसलिए नहीं बच पाते क्योंकि हमने अपनी पिछली गलती से सबक नहीं सीखा है। वो फुटबॉल कोच जो शनिवार का मैच हार जाने के बाद अपनी टीम से कहता है, चिंता मत करो, गेंद तो इसी तरह से टप्पे खाती है, अपनी टीम की गलतियां ढूंढने में मदद नहीं कर रहा है जिससे अगले शनिवार को होने वाले मैच में उन गलतियों को सुधारा जा सके। डियरबाउन मिशिगन के मेयर अराविल्ड हार्बार्ड 17 सालों से लगातार मेयर है और देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नगरीय प्रशासकों में से एक हैं। डियरबाउन के मेयर बनने के 10 साल पहले मिस्टर हार्बार्ड भी बदकिस्मती का बहाना बना सकते थे और राजनीतिक छोड़ सकते थे। लगातार विजेता बनने के पहले अरविंद हार्बार्ड 3 बार बदकिस्मत रहे क्योंकि उन्हें मेयर पद के लिए नामांकित ही नहीं किया गया था। 3 बार उन्होंने स्टेट सीनेटर के लिए नामांकित हासिल करने की कोशिश की थी परंतु वे असफल हुए। एक बार तो वे कांग्रेस के लिए नामांकन की दौड़ से ही बाहर हो गए। परंतु अरविंद हार्बार्ड ने अपने पराजय का अध्ययन किया, उन्होंने इसे अपने राजनीतिक शिक्षा का हिस्सा माना और आज वे स्थानीय सरकार के सबसे मंझे हुए सबसे अपराजय राजनेताओं में से एक हैं। किस्मत को दोष देने के बजाय अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें। अगर आप हार जाते हैं तो सीखें। ज़्यादातर लोग जिंदगी में अपनी असफलताओं का विश्लेषण करते समय बदकिस्मती, दुर्भाग्य, किस्मत व तकदीर को दोष देते हैं। ये लोग बच्चों की तरह अपरिपक्व होते हैं और सहानुभूति की तलाश करते हैं और चूंकि अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता इसलिए वे ज़्यादा बड़े, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा आत्मनिर्भर होने के अवसर देखने में असफल होते हैं। किस्मत को दोष देना बंद कर दें। किस्मत को दोष देने से कोई आदमी वहां नहीं पहुंचा जहां वो पहुंचना चाहता था। मेरा एक दोस्त साहित्य सलाहकार, लेखक और आलोचक है। उसने मुझे हाल ही में एक सफल लेखक के गुणों के बारे में चर्चा की। बहुत से भावी लेखक, उसने बताया, लिखने के बारे में गंभीर नहीं रहते। वे कुछ समय तक कोशिश करते हैं परंतु जब उन्हें पता चलता है इसमें मेहनत करनी पड़ती है, असली काम करना पड़ता है तो वे लिखना छोड़ देते हैं। मैंने लोगों को नहीं झेल पाता क्योंकि ये लोग किसी शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं जबकि ऐसा कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। परंतु उन्होंने आगे कहा, मैं ये नहीं कहना चाहता केवल लगन ही पर्याप्त होती है। वास्तव में केवल लगन काफी नहीं होता।
अभी हाल ही में ऐसे आदमी से मिला जिसने 62 कहानियां लिखी हैं, परंतु उनमें से एक भी नहीं छपी। स्पष्ट रूप से वो लेखक बनने के अपने लक्ष्य के प्रति लगनशील है, परंतु इस आदमी के साथ समस्या यह है वो इस कहानी को एक ही तरह से लिखता है। उसने अपनी कहानियों से लिए एक फार्मूला बना लिया है। वो अपने सामग्री के साथ कोई प्रयोग नहीं करता। उसके प्लॉट और पात्र, यहाँ तक कि उसकी शैली भी नहीं बदलती। और इस लेखक को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नए शैलियाँ नए तकनीक को सीखे, उसमें प्रतिभा है, और अगर वह कुछ प्रयोगशीलता सीख ले तो मुझे विश्वास है कि लेखक के रूप में वो सफल हो सकता है। परंतु जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक उसे एक के बाद एक रिजेक्शन स्लिप मिलते रहेंगे। साहित्यिक सलाहकार की अच्छी सलाह थी, हमें लगन होना चाहिए, परंतु लगन सफलता के तत्वों में से सिर्फ एक तत्व है। हम कोशिश कर सकते हैं, बार बार लगातार कोशिश कर सकते हैं, और इसके बावजूद हम असफल हो सकते हैं जब तक कि हमें लगन और प्रयोगशीलता का तालमेल न हो। एडिसन के बारे में कहा जाता है वे अमेरिका के सर्वाधिक लगनशील वैज्ञानिकों में से एक थे। ये बताया गया कि बिजली के बल्ब की खोज में पहले उन्होंने हजारों प्रयोग किए, परंतु ध्यान दें एडिसन में लगन के साथ ही प्रयोगशीलता भी थी। वे बिजली के बल्ब को विकसित करने के अपने लक्ष्य में जुटे रहे, परंतु उन्होंने लगन के साथ प्रयोगशीलता को भी मिला दिया। एक ही दिशा में लगन में जुटे रहना सफलता की गारंटी नहीं है, परंतु लगन और प्रयोगशीलता के समन्वय से सफलता की गारंटी मिल सकती है। मैंने हाल ही में तेल खोजने की प्रक्रिया के बारे में एक लेख पढ़ा। इसमें लिखा गया था कि तेल का कुआं खोदने से पहले तेल कंपनियां चट्टानों का सर्वे करती हैं, परंतु उनके वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद में 8 में से 7 कुएं सूखे निकलते हैं। तेल कंपनियां अपने तेल की खोज में तो लगनशील रहती हैं, परंतु वे एक ही कुएं को मूर्खतापूर्ण गहराई तक खोदने में नहीं जुटी रहती। इसके बजाय जब कॉमन सेंस से वे जान जा लेती हैं पुराने कुएं से तेल नहीं निकलेगा, तो वे एक नए कुएं को खोदने का प्रयोग करती हैं। इस साल हजारों नई कंपनियां बनेगी। 5 साल बाद इनमें से बहुत कम कंपनियां ही बची रह जाएंगी। असफल होने वाली ज्यादातर कंपनियां यही कहेंगी, प्रतियोगिता बहुत ज्यादा थी, हमारे पास छोड़ देने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं था। असली समस्या यह है जब ज्यादातर लोगों के सामने मुश्किल या बाधाएं आती हैं तो वे केवल पराजय के बारे में सोचते हैं और इसी कारण वे हार जाते हैं। जब आप मानते हैं कोई ना कोई तरीका तो होगा, तो आप अपने आप नकारात्मक ऊर्जा चलिए हम छोड़ देते हैं, हम हार मान लेते हैं को सकारात्मक ऊर्जा हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें जुटे रहना चाहिए में बदल लेते हैं। कोई भी समस्या या मुश्किल तभी तक पहाड़ जैसी लगेगी जब आप इसे पहाड़ जैसा समझेंगे। अगर आप मानते हैं कि यह नहीं सुलझ सकती तो यह नहीं सुलझेगी। ये विश्वास रखिए ये सुलझ सकती है तो सुलझ जाएगी। ये असंभव है ऐसा कभी ना सोचिए, ना ही कहे। दूसरा, पीछे हटे और फिर से शुरू करें। अक्सर हम इतने लंबे समय तक किसी समस्या के इतने करीब रहते हैं कि हम नए समाधान या नए शैली को नहीं सीख पाते। कोई भी समस्या या मुश्किल तभी तक पहाड़ जैसी लगेगी जब आप इसे पहाड़ जैसा समझेंगे। अगर आप मानते हैं ये नहीं सुलझ सकती तो यह सचमुच नहीं सुलझेगी। ये विश्वास रखिए सुलझ सकती है और इसके बाद आपके मन में इसके समाधान अपने आप आने लगेंगे। यह असंभव है ऐसा कभी ना सोचे, ना ही कहें। दूसरा, पीछे हटकर फिर से शुरू करें। अक्सर हम इतने लंबे समय तक किसी समस्या के इतने करीब रहते हैं कि हम नए समाधान या नई शैलियों को नहीं देख पाते। मेरे एक इंजीनियर दोस्त को एक नई एल्युमिनियम इमारत की डिजाइन बनाने का काम मिला। इस तरह की कोई चीज या इससे मिलती जुलती कोई चीज या उसकी डिजाइन अब तक किसी ने नहीं बनाई थी। मैं इस दोस्त से कुछ दिन पहले मिला और मैंने उससे पूछा उसकी नई बिल्डिंग का क्या हाल है। बहुत अच्छा नहीं, उसने जवाब दिया, मुझे लगता है मैंने इन गर्मियों में अपने बगीचे में पर्याप्त समय नहीं दिया है। जब मैं लंबे समय तक डिजाइनिंग की कठिन समस्याओं में उलझा रहता हूं तो मुझे इससे बाहर निकलने की जरूरत होती है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद ही मेरे मन में नए विचार आते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, उसने आगे कहा, कई इंजीनियरिंग के विचार तो मेरे मन में तब आते हैं जब मैं पेड़ के करीब बैठकर घास पर पानी डाल रहा होता हूँ। राष्ट्रपति आइजनहवर से एक बार किसी पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि वे इतनी छुट्टियां क्यों मनाते हैं। उनका जवाब उन लोगों में बहुत कम का है जो अपनी रचनात्मक योग्यता बढ़ाना चाहते हैं। आइजनहावर ने कहा, मैं नहीं मानता कोई भी आदमी, चाहे वो जनरल मोटर चला रहा हो या देश, अपनी मेज पर बैठकर या ढेर सारे कागजों के बीच में मुंह छुपाकर अपने काम को अच्छी तरह कर सकता है। वास्तव में प्रेसिडेंट को अपना दिमाग फालतू की चीजों से मुक्त रखना चाहिए। उसे मूलभूत सिद्धांतों और मुख्य मुद्दों पर अपना खुद का चिंतन करते रहना चाहिए ताकि वह स्पष्ट सोच सके और बेहतर निर्णय ले सके। मेरा एक भूतपूर्व बिजनेस सहयोगी अपनी पत्नी के साथ हर महीने 72 घंटे की छुट्टियां मनाने शहर से बाहर जाता है। उसका मानना है कि इस तरह के पीछे हटने और नए सिरे से शुरू करने से उसकी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है और वह अपने ग्राहकों को अधिक लाभ पहुंचा पाता है।
जब आपकी राह में बाधा आए तो पूरे प्रोजेक्ट को कूड़ेदान में ना डाल दें, इसके बजाय पीछे हटें, मानसिक रूप से खुद को तरोताजा कर लें, संगीत सुने या टहले या झपकी ले लें। इसके बाद जब आप उस समस्या का सामना करेंगे तो आपके कुछ सोचने से पहले ही आपके सामने इसका समाधान अपने आप आ जाएगा। बड़ी परिस्थितियों में भी अच्छे पहलू को देखना लाभदायक होता है। एक युवक ने मुझे बताया कि जब उसकी नौकरी छूटी तो उसने अच्छे पहलू को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने बताया, मैं एक बड़ी क्रेडिट रिपोर्टिंग कंपनी के लिए काम कर रहा था। एक दिन मुझे नौकरी से हटाए जाने का नोटिस थमा दिया गया। मंदी का दौर चल रहा था और कंपनी उन कर्मचारियों को हटा रही थी जो उसके लिए कम महत्वपूर्ण थे। नौकरी में मुझे तनख्वाह तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी, परंतु फिर भी मेरे हिसाब से अच्छी थी। मुझे कई घंटों तक तो बहुत बुरा लगता रहा, परंतु फिर मैंने यह फैसला किया मैं इसके बारे में सकारात्मक तरीके से सोचूंगा। दरअसल मुझे नौकरी खास पसंद नहीं थी और अगर मैं यहीं बना रहता तो मैं ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता था। अब मैं कोई ऐसी नौकरी ढूंढ सकता जो मुझे पसंद है। जल्दी मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई और अच्छी बात यह थी कि यहाँ मेरी तनख्वाह भी ज़्यादा थी। क्रेडिट कंपनी से निकाला जाना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। याद रखिए, आप किसी भी परिस्थिति में वही दोहराते हैं, देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अच्छे पहलू को देखें और हार को जीत में बदल दें। अगर आप स्पष्ट दृष्टि विकसित कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छा परिणाम